Hello people, I hope you're doing wonderful. And here we are for another session for revision of corporate funding, chapter 9. Okay? तो chapter 9 foreign funding करके एक सब्जेक्ट है, करके एक चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर पहले ही एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा है, राइट? इस चैप्टर के अगर मैं ओवरव्यू की बात करता हूं तो जैसे कि फंडिंग में हमारे पढ़ने का तरीका है कि हम चैप्टर का पूरा ओवरव्यू रखते हैं सो दैट वी गेट टू नो दैट व्हाट आर वी स्टडीइंग एंड व्हाट वी हैव वी स्टडीड. तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है, फोकस करना 100%. चैप्टर 9 एकदम सिंपल मस्ती से बैठो. आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. एकदम बेहतरीन सा चैप्टर है, एकदम मक्खन सा चैप्टर है, पता भी नहीं चलेगा और दिल में उतर जाएगा. आय हाय फोकस 100% ऑन द स्क्रीन. चलिए यार. चैप्टर 9 फॉरेन फंडिंग. इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है मैं कह रहा हूं. चैप्टर के अंदर 5 हेड्स है मेजर जो आपको पढ़ना होता है. इसमें सेकंड हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आता है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, राइट? इसको लेके हम लोगों ने पूरा कुछ समय पहले तकरीबन आई थिंक अराउंड 1.5 years बैक कुछ अमेंडमेंट आए थे जिसने कि पूरा ईसीबी को चेंज कर दिया. तो ईसीबी को लेके आपके पास अपने नोट्स होंगे जिसके अंदर पावर पॉइंट फॉर्म के अंदर पूरा ईसीबी एक्सप्लेन किया गया. क्लियर है यारों? तो ईसीबी पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं और मैं वही आशा कर रहा हूं कि आप बच्चों ने वो वीडियो देखा है, राइट? चलिए, तो ईसीबी इज ऑलरेडी कवर्ड. हाँ, किसी बालक का अगर मिस हुआ है तो वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. सो व्हाट एम आई गोइंग टू कवर इन दिस सेशन? आई एम गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 9 अपार्ट फ्रॉम ईसीबी बिकॉज ईसीबी इज ऑलरेडी बीन कवर्ड. और अगेन मैं कह रहा हूं कि ये मत समझना कि मैं रिवीजन सेशन के अंदर ईसीबी कवर नहीं कर रहा हूं, मतलब सर का कहना है ईसीबी सो इंपॉर्टेंट. मैं कह रहा हूं ईसीबी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क एंड दैट इज व्हाई ईसीबी इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रीड इन डेप्थ ओनली. उस पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. और सेकेंडली आपको उसका फील भी आएगा दैट हम एक्चुअली किस प्रकार से पढ़ते हैं. जब ये तो हम क्या रिवीजन सेशन में हम लोग बैक टू बैक हिट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, बट एक्चुअली जब हम एकदम सूदिंग तरीके से उतरते हैं हम टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं उसका आपको आनंद भी आएगा. तो ईसीबी इज द टॉपिक व्हिच यू टू कवर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उससे, और आपने ऑलरेडी कवर किया तो इट्स वंडरफुल. इस सेशन में वी आर गोइंग अहेड. तो व्हाट इज देयर इन चैप्टर नंबर 9? चैप्टर नंबर 9 टॉक्स अबाउट फॉरेन फंडिंग. कि अगर मान लीजिए इंडियन कंपनी को मस्ती है कि उसको इंडिया के बाहर से पैसा रिसीव करना है, कि उसको क्या चाहिए कि नहीं यार वी वांट टू रिसीव मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. हो सकता है इंडियन टेरिटोरियल जो एरिया है उसको उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया होगा और उनको अब लगता है कि यहां से एक्सप्लोर करने के बजाय अब हम बाहर से फंड्स लेते हैं, या फिर देयर कैन बी वेरियस अदर रीजंस. तो यहां पे हम पढ़ने वाले बहुत सारे उससे रिलेटेड पॉइंट्स. सबसे पहला ईसीबी. सेकंड जो हमारे यहां डिटेल में है दैट इज डिपॉजिटरी रिसीट. और यहां पे सबसे डिटेल में इस चैप्टर में है डिपॉजिटरी रिसीट्स. और अगर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो 90% संभावना बनती है कि क्वेश्चन आएगा डिपॉजिटरी रिसीट या ईसीबी से. जो रिमेनिंग पोर्शन है ना वो बहुत ही मिसलिनियस टू चुक सा क्वेश्चन. खैर, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड टच इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. डिपॉजिटरी रिसीट, उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फिर एक छोटा सा टॉपिक फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक. तो हमारे लिए आप समझो चैप्टर 9 में सिर्फ 5 हेड्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं. सबसे पहला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है. खैर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एंड लास्ट में आता है आपका इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक. सर हम तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं, हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि क्या होता है डिपॉजिटरी रिसीट, क्या होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्या होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. तो वही जो आपने पढ़ा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन यहां पे पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव लेवल में आपने सिर्फ उन कांसेप्ट को पढ़ा है, उनके ऊपर एप्लीकेबल लॉ क्या है, रेगुलेशन क्या है, ये आपने नहीं पढ़ी. और वहीं प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा डेप्थ में है कि उसके ऊपर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट डिपॉजिटरी रिसीट. आई होप यू आर ऑल सेट विथ मी. क्लियर यारों? तो आशा करता हूं कि आप लोग एकदम तूफान तरीके से मजे में. यहां पर आई एम ट्राइंग टू टीच यू बैक टू बैक तरीके से. हाँ बिल्कुल, आपसे बात करने के लिए मैं लाइव आएगा. मेरा भी बहुत मन करता है कि यारों आपसे बात करूं, तो आपसे बात करने के लिए लाइव आएगा मैं बहुत जल्द इन नेक्स्ट 3 to 4 days ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाइव आएगा और आपसे बतियाएगा मैं, पर यहां पे फोकस करेंगे 110% ऑन द कंसेप्ट. यस, फोकस हियर. तो डिपॉजिटरी रिसीट पे हिट कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत कुछ है और आप देखोगे तो नोट्स में मैंने पेज नंबर भी दे रखा है कि उससे आपने कौन से पेज नंबर से पढ़ना है. और ये जो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे. चलिए, सबसे पहला डिपॉजिटरी रिसीट के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिटरी रिसीट. क्या आखिर डिपॉजिटरी रिसीट होता क्या है? चलते हैं पेज नंबर 9.9 पे. 9.9 पे यहां पर मैंने आपको पढ़ाया व्हाट यू मीन बाय डिपॉजिट रिसीट. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डिपॉजिट रिसीट, फिर आगे बढ़ेंगे. अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट रिसीट इट्स वेरी इजी, सेम एग्जीक्यूटिव का समझना. जैसे कि इंडिया में कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. हमारे एग्जांपल लेने में जो सबसे टॉप कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. दे वांट टू इश्यू शेयर्स अब्रॉड.
ठीक है। एंड वहीं हमारे यहां बहुत सारे हैं, केन है, ब्रॉक है, जॉन है, ये लोग अब्रॉड में रहते हैं बट वो चाहते हैं कि वो इंडिया में रिलायंस के ही शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें तो रिलायंस का शेयर खरीदना है। तो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जॉन, ब्रॉक एंड केन, these are the people who intend to buy shares of Reliance, ठीक है। एंड रिलायंस ऑल्सो इंटेंड्स टू इश्यू शेयर्स टू देम कि हाँ आप शेयर ले लो, आप मुझे पैसे दे दो, बहुत बढ़िया होगा। बट होता क्या है, यहां पर आता है पिक्चर में हमारा सेबी, हमारा सेबी। मेरी हैंडराइटिंग इससे सुंदर है लेकिन रिवीजन के अंदर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी असुंदर आती है, ठीक है। सेबी आके क्या बोलता है कि हे केन, हे ब्रॉक, हे जॉन, आप बहुत ही गलत काम करते हो, दुष्कर्म करते हो, आप लड़ाई झगड़े करते हो, आपको तो हम इंडिया की कंपनी के शेयर्स लेने नहीं देंगे। ऑफ कोर्स सेबी क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं कहता। सेबी कहता है दैट यू पीपल कैन नॉट बाय इंडियन कंपनी शेयर अप टिल यू रजिस्टर योरसेल्फ विथ मी। तो अगर अब्रॉड में, फॉरेन में किसी भी व्यक्ति को इंडियन कंपनी के शेयर्स देने हैं, ले सकता है, बट उसे पहले सेबी के पास रजिस्टर कराना होगा एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो यहां पे सेबी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रॉक, जॉन, कोई बात नहीं, अरे हम खली को भी तो रखते हैं, खली को भी तो लेने देते हैं शेयर्स, तो आप भी शेयर्स ले सकते हैं, आप लोग मस्ती में शेयर्स ले सकते हो, आप बस पहले आके मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा लो एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सो व्हाट डज सेबी सेज? सेबी सेज कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडियन कंपनी का शेयर लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं, बट यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। नाउ व्हाट दीस फॉरेनर्स थिंक कि यार हमें शेयर्स लेने हैं कुछ बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट के, बहुत छोटे अमाउंट के, इतने से अमाउंट के शेयर्स लेने के लिए रजिस्टरिंग एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज नॉट वर्थ इट। दैट हमारे इतने से अमाउंट के रजिस्ट्रेशन के लिए, इतने से अमाउंट के शेयर्स लेने के लिए रजिस्टरिंग अस एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज नॉट वर्थ इट। रहने तो नहीं करते, रहने तो नहीं करते। वही मान लीजिए फॉरेन में अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसको इंडियन कंपनी के शेयर लेने हैं, तो उसको वर्थ इट लगता है तो वो अपने आप को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह रजिस्टर करके और बाय कर लेगा। वहां पे डिपॉजिटरी रिसीट्स पिक्चर में नहीं आएंगे। डिपॉजिटरी रिसीट्स पिक्चर में कब आते हैं? जब जो इन्वेस्टर्स है ना, वो एक इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, वो खुद को इंडिया में सेबी के पास रजिस्टर नहीं करना चाहते और रजिस्टर किए बिना ही इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आया डिपॉजिट रिसीट। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। तो हुआ क्या, वो गए केन, ब्रॉक, जॉन और इनके से बहुत सारे लोग, राइट, दे वांटेड टू बाय शेयर्स, राइट, बट उनको रजिस्टर नहीं करना था। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया और पिक्चर में आया ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। देखो रिलायंस भी शेयर इशू करना चाहता है, वो लोग भी शेयर खरीदना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम सेबी का है। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक आके बोला सुनो एक काम करो, हे सेबी, क्या मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता हूं? सेबी बोला कि अरे भैया कोई भी है वो खरीद सकता है, बस खुद को रजिस्टर कर लो हमारे पास, खुद को हमारे पास रजिस्टर कर लो। ओवरसीज डिपॉजिटरी बोला कि ठीक है, मैं आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं। सो ओवरसीज डिपॉजिटरी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है। नाउ रिलायंस हैज इशूड शेयर टू द ओवरसीज डिपॉजिटरी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेबी को। सेबी बोलता है ठीक है ना, ओवरसीज डिपॉजिटरी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन विद सेबी एंड हेंस ओवरसीज डिपॉजिटरी कैन बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, रिलायंस खुश। अब सुनना ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करते हैं। ओवरसीज डिपॉजिटरी लेता है रिलायंस का एक शेयर, ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है, और फिर वो लेता है ऐसा एक पेपर, रिलायंस के शेयर को ऐसे पेपर में वो बंद करता है, सुना ध्यान से, और इस पेपर के ऊपर लिख देता है डिपॉजिटरी रिसीट, और ये पेपर दे देता है जॉन को। जॉन को क्या खरीदना था? रिलायंस का शेयर। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। वो जॉन को क्या दे देता है? डिपॉजिटरी रिसीट। जॉन बोलता है कि मेरे काम का ये क्या है, मुझे तो रिलायंस का शेयर चाहिए था, ये क्या दे रहे हो? ओवरसीज डिपॉजिटरी उसको समझाता है कि सुनो जॉन, व्हाई you wanted to invest in Reliance? John answers that because I wanted to buy shares because capital appreciation, यार उस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, मुझे लगता है उस शेयर में बहुत पोटेंशियल है, प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो मैं उस शेयर को फिर हायर प्राइस में सेल कर पाऊंगा, ये मेरा इंटेंशन है। तो यहां पर ओवरसीज डिपॉजिटरी बोलता है कि सुन, ये जो मैंने तुझे दिया है ना, चुपके से इसके अंदर देख क्या है। अरे इसमें तो रिलायंस का शेयर ही है। बोले हाँ, बट किसी को बोल मत कि तू रिलायंस का शेयर होल्डर है, ये मत बोल के तू रिलायंस का शेयर होल्डर है, बोल तू डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर है। आज रिलायंस का शेयर कितने का है? 2100 का है, ये डिपॉजिटरी रिसीट भी 2100 का। कल रिलायंस का शेयर 2500 का हो जाएगा, ये डिपॉजिटरी रिसीट भी 2500 का। सो प्रैक्टिकली मान ले तूने 10 डिपॉजिटरी रिसीट लिए, 10 रिलायंस के शेयर लिए इफेक्टिवली, तो रिलायंस का शेयर जितने प्राइस का बढ़ेगा इसका भी तो प्राइस बढ़ेगा ना, तो तेरा पर्पस तो सर्व हो जाता है। Now John understood that practically he is paying for Reliance का share only, but just to avoid that legal compliance कि वो सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़े, इसलिए वो Reliance का शेयर खरीद रहा है in the form of depository receipt. I hope you've understood. This is depository receipt and I guess ये आप executive में पढ़ चुके हैं। तो depository receipt is nothing. It is kind of a derivative. Where the value of depository receipt depends on the value of underlying share.
तो हो सकता है डिपॉजिटरी रिसीट रिलायंस का है तो रिलायंस के शेयर प्राइस के हिसाब से होगा, मान लो डिपॉजिटरी रिसीट टाटा स्टील का है तो टाटा स्टील का शेयर प्राइस के हिसाब से होगा। तो हर एक डिपॉजिटरी रिसीट के पीछे एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी होती है। तो खरीदने वाला व्यक्ति कहता है मुझे रिलायंस का डीआर दे दो, तो उसको रिलायंस का डीआर मिल जाता है। खरीदने वाला कहता है मुझे टाटा स्टील का डीआर दे दो, उसको टाटा स्टील का डीआर मिल जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पर्पस। क्लियर है? एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन और आता है कि जब भी इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर किसी को भी शेयर इशू करती है, लेट इट बी ओवरसीज डिपॉजिटरी, लेट इट बी एनी इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो जब इंडियन कंपनी फॉरेनर को शेयर अलॉट करती है तो शेयर्स उनको इशू कर सकती है, बट शेयर की कस्टडी इंडिया में रहना अनिवार्य है। सो दैट इन्वेस्टर और ओवरसीज डिपॉजिटरी हैज टू अपॉइंट अ कस्टोडियन इन इंडिया, दे हैव टू मैंडेटरीली अपॉइंट अ कस्टोडियन इन इंडिया हु इज गोइंग टू टेक द कस्टडी। तो अब आपको डायग्राम पूरा समझ में आ रहा होगा कि रिलायंस का काम क्या है। सबसे पहला स्टेप 1, दे विल बी इशूइंग शेयर्स टू द ओवरसीज डिपॉजिटरी। क्लियर है? स्टेप 2, दे विल बी गिविंग द डिलीवरी कस्टडी ऑफ द शेयर्स टू डोमेस्टिक कस्टोडियन अपॉइंटेड बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरी। ये हो गया। उसके बाद में ओवरसीज डिपॉजिटरी स्टेप 3 इज गोइंग टू इशू जीडीआर। व्हाट इज जीडीआर? डिपॉजिटरीज जो वर्ल्ड में कहीं भी इशू होते हैं, दोस आर नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। और वहीं एडीआर सुना होगा, तो जो अमेरिका में इशू होते हैं दे आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड रिमेनिंग वर्ल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है? नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बताऊंगा इस चैप्टर में आएगा क्या डिफरेंस होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। फिर एक छोटी मोटी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा एज अ मेंबर? मुझे बताओ। अरे वो जो जॉन केन है ना, उनको डिपॉजिटरी रिसीट तभी तो दी छुपा के क्योंकि उनको रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बना सकते। तो रिलायंस के हिसाब से रजिस्टर्ड मेंबर कौन होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। वोटिंग पावर इस कारण से किसके पास होगी? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी receipt. I hope you've understood. ठीक है? So that Indian companies could issue shares to foreign investors, and they're not even required to register with SEBI. I hope you're clear. चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे हम देखते हैं, ये भी बचपन ने देखा था, टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट्स दो प्रकार की होती है, स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स, अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट? देखना प्यार से। स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट इज दैट डिपॉजिटरी रिसीट वेयर इन द कंपनी इज इन्वॉल्व। मान लो रिलायंस की डिपॉजिटरी रिसीट इशू होने वाली है और रिलायंस इन्वॉल्व है, तो वो स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट होती है वेयर इन द कंपनी एंटर्स इनटू अ स्टॉक एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। The company enters into a stock agreement with the overseas depository bank कि मैं तुझे शेयर दे रहा हूं तो उसकी डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर। स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट, वहां पे कंपनी इन्वॉल्व है, कंपनी एंटर्स इनटू एन स्टॉक एग्रीमेंट, दिस इज द कीवर्ड, कंपनी एंटर्स इनटू एन स्टॉक एग्रीमेंट विद द ओवरसीज डिपॉजिटरी। एंड अनस्पॉन्सर्ड क्या हो जाएगा? वेयर द कंपनी डज नॉट एंटर इनटू एनी स्टॉक एग्रीमेंट, वेयर द कंपनी डज नॉट एंटर इनटू एनी स्टॉक एग्रीमेंट विद द ओवरसीज डिपॉजिटरी। सर अगर कंपनी स्टॉक एग्रीमेंट नहीं है, कंपनी शेयर्स नहीं दे रही है, तो ओवरसीज डिपॉजिटरी केन को, ब्रॉक को, जॉन को उनको शेयर्स देगी कहां से? उस केस में कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है? खुद को एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर किया और फिर ये इंडियन मार्केट से शेयर्स खरीदता है। ये इंडियन मार्केट से शेयर्स खरीदता है, इसने इंडियन मार्केट से शेयर्स खरीदे और वो शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसीट के रूप में इशू करता है। तो स्पॉन्सर्ड में कंपनी इन्वॉल्व है, अनस्पॉन्सर्ड में कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है वो सिर्फ कंपनी की परमिशन लेता है और उसके बाद में मार्केट से ही उनके शेयर्स लेके और अब्रॉड में इशू कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड, एग्जामिनर की भाषा में स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट refers to that depository receipt in which there is a stock agreement between the company and the overseas depository bank. An unsponsored depository receipt is that depository receipt where there is no stock agreement between the company and the overseas depository. Clear? अब सुनना, स्पॉन्सर्ड में भी दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रेजिंग एंड नॉन कैपिटल रेजिंग। समझना अच्छे से। स्पॉन्सर्ड जहां पे कंपनी इन्वॉल्व है वहां पे भी दो टाइप के डिपॉजिटरी रिसीट्स हो सकते हैं, कैपिटल रेजिंग एंड नॉन कैपिटल रेजिंग। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। कैपिटल रेजिंग में क्या होगा? द कंपनी इज इशूइंग फ्रेश शेयर्स to overseas depository bank and overseas depository bank is giving money to company। तो कंपनी के लिए कैपिटल रेजिंग हो गया ना, तो कंपनी के लिए कैपिटल रेजिंग हो गया ना। so when the company is issuing fresh shares to overseas depository bank, कंपनी के लिए कैपिटल रेजिंग हो रहा है। दिस इज कौन सा वाला? कैपिटल रेजिंग स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में कैटेगरी बने कैपिटल रेजिंग। दूसरा क्या हो जाता है? भले कंपनी इन्वॉल्व है, कंपनी ने स्टॉक एग्रीमेंट किया है, लेकिन कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू नहीं करती है, कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से शेयर्स लेके और ये शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से शेयर्स लेके और ये शेयर्स दे देती है ओवरसीज डिपॉजिटरी को। तो ये यहां पे भी ओवरसीज डिपॉजिटरी को तो शेयर्स कंपनी दे रही है बिकॉज़ ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड में कंपनी गिव्स द शेयर्स टू ओवरसीज डिपॉजिटरी।
So if their company is issuing fresh shares, then it is capital raising वाला sponsored, and if the company is not issuing fresh shares, company market से लोगों से shares ले रही है और लेकर overseas depository को दे रही है, then it is non capital raising वाला sponsor. I hope you understand. तो समझना ध्यान से. अभी आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा. यहां पे दिख रहा है आपको ये कंपनी मार्केट से ले रही है और शेयर्स को ट्रांसफर कर रही है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को. अब यहां पे भी ट्रस्ट पिक्चर में आ जाता है, बिकॉज कंपनी खुद के नाम पे शेयर्स नहीं ले सकती, बायबैक हो जाता है. तो एक ट्रस्ट बनाती है, उनसे शेयर्स लिए, जैसे ईसॉप में ट्रस्ट नहीं बनता है, पढ़ा होगा ना आपने, ईसॉप में ट्रस्ट बनता है फिर कंपनी एम्प्लॉइज को देती है, वैसे यहां पे कंपनी एक ट्रस्ट बनाती है, शेयर्स लिए और शेयर्स ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को देती है. अब एक दिमाग में डाउट आएगा जो बालक घर पे बैठ के पहली बार पढ़ रहा है कि सर मुझे बताओ कि सर ये आपने इतने टाइप के बता दिए, स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड में कैपिटल रेजिंग, नॉन कैपिटल रेजिंग. मुझे सिर्फ इसमें मजा आया, sponsored में capital raising में. Why? Because I am able to understand here that the company is issuing fresh shares and the company is getting money out of it. And the company is getting money out of it. मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, unsponsored में कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी क्यों अप्रूवल देगा कि हाँ मेरे शेयर्स ओवरसीज डिपॉजिट तो मार्केट से लेके इश्यू कर दो. सर स्पॉन्सर्ड में भी जो नॉन कैपिटल रेजिंग है, कंपनी को क्या फायदा है? Look, there are various other benefits also out of deposit receipt apart from money raising. देखो money raising तो सबसे बड़ा benefit है and that is why generally क्या होता है capital raising sponsored. लेकिन दूसरे benefits भी हैं, visibility बनती है, कंपनी की गुडविल बहुत बढ़ती है, कंपनी का जो वोटिंग राइट्स है ना वो accumulate होता है, क्योंकि ये फॉरेनर्स को शेयर्स तो जाएंगे लेकिन वोटिंग राइट तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास रहेगा और प्रैक्टिकली ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक पे तो कंपनी का कंट्रोल रहता है ना. तो ऐसे बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं. तो what have we done? We have merely understood what is a डिपॉजिटरी रिसीट. देखो बेटा जी, मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरह से हम डिवाइड करने वाले हैं, देखो फर्स्ट पेज पे ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू में हम डिपॉजिटरी रिसीट में घुस चुके हैं, तो जब तक सारे कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे. ठीक है यार. और एक और चीज, एक और सजेशन, एक जनरली स्टूडेंट का ट्रेंड है, आईबीएस स्टूडेंट ना, तो हम जब यूट्यूब पे रिवीजन देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है, अंदर से तड़प आती है कि 1.5 पे लगा दो, इस आदमी को भागते हुए देखेंगे, बहुत मजा आएगा. बट मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं खुद 1.5 पे पढ़ा रहा हूं. तो जब मैं खुद 1.5 पर पढ़ा रहा हूं, आप उसको 1.5 into 1.5 कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा. क्लियर है यार? तो मस्ती में लाइटर नोट पे रहो, लोड मत लो. ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ, अब आ जाओ यहां पे. ठीक है, चलिए अब हम बात करें अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट रिसीट, ये हमने हो गया. नाउ सेकंड आ जाता है कंपनीज एक्ट ओवर डिपॉजिट रिसीट. सच चार्ट विल हेल्प यू ब्यूटीफुली एट द टाइम ऑफ योर ओन रिविजन कि हाँ ये है थम्स अप. सेकंडली आई एम रिकॉर्डिंग दीस रिविजन इन सच अ फैशन दैट आप इसको एग्जाम के एक दिन पहले भी देख पाओ. एग्जाम में आपके हिसाब से पढ़ाओ, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन आपके एक दो चैप्टर एकदम बच गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये रिविजन को तब 1.52 पे चला देना, तो पूरा चैप्टर जब जब करके दिमाग में बैठ जाएगा. बट ये मत करना कि एग्जाम के दिन पहले मेरे ही सारे क्विक रिविजन देख के चले जा रहे. नहीं, एग्जाम के दिन पहले पूरा ही डिटेल में पढ़ के जाओ अच्छे से. ठीक है बेटा जी. हाँ, जो चैप्टर एंड में नहीं हो पा रहा है उसमें आप इन रिविजन्स पे आ सकते हैं. चलिए, तो हमने पढ़ लिया अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट रिसीट. अब आ रहे हैं कंपनीज एक्ट ओवर डिपॉजिट रिसीट और फिर आएगा सिक्योरिटीज लॉ ओवर डिपॉजिट रिसीट. 9.11 पे कंपनीज एक्ट ओवर डिपॉजिट रिसीट है एंड 9.13 पे सिक्योरिटीज लॉ ओवर डिपॉजिट रिसीट है. लेट्स सेट कंपनीज एक्ट ओवर डिपॉजिट रिसीट. आखिर कंपनीज एक्ट का क्या कहना है डिपॉजिट रिसीट के बारे में? 9.11 यस, कंपनीज एक्ट ओवर डिपॉजिट रिसीट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि कभी भी अगर कंपनी को डिपॉजिट रिसीट इशू करनी है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बोर्ड रेजोल्यूशन. यू हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, इजी. द सेकंड रिक्वायरमेंट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, इजी. थर्ड, you have to enter into an agreement with overseas depository and domestic custodian. आप तभी तो करोगे कंपनी को अपने डिपॉजिट रिसीट्स इशू कराने, तो ओवरसीज डिपॉजिटरी के साथ और डोमेस्टिक कस्टोडियन के साथ एक अग्रीमेंट करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एंश्योर कंप्लायंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस. आप इंडिया के बाहर इशू कर रहे हो, फिर पैसा आएगा बाहर से, फॉरेन करेंसी आ सकती है, तो यू हैव टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस. नेक्स्ट, कंपनी हैज टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी टू इंश्योर कंप्लायंस. बस अभी तक यहां पर को. तो रिक्वायरमेंट क्या है? 5 रिक्वायरमेंट है, बहुत आसान तरीके से. क्या 5 रिक्वायरमेंट है? बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, इजी रिक्वायरमेंट. agreement with overseas depository and domestic custodian, easy requirement. ensure compliance of RBI guidelines, कि RBI की जो भी गाइडलाइंस है उनके साथ में हमें कंप्लायंस में रहना है. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? कंपनी हैज टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, practicing chartered accountant, practicing cost accountant, company secretary to ensure the compliance. ये हो गए रिक्वायरमेंट. ठीक है, दिमाग में बैठा लेना. 5 रिक्वायरमेंट है. बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, इजी लग रहा है सर. उसके बाद में आरबीआई के गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, इजी लग रहा है. अग्रीमेंट करना है, इसके साथ भी इजी है. उसके बाद अपॉइंट तो कर लो सारे कंप्लायंस के लिए, या तो भाई साहब हमारे मर्चेंट बैंकर को कर दो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर हमारे राजकुमार को कर लो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी टू इंश्योर कंप्लायंस. नेक्स्ट, डिपॉजिटरी रिसीट कैन बी इशूड इन द वे ऑफ पब्लिक इशू और इवन प्राइवेट प्लेसमेंट. आप पब्लिक इशू के फॉर्म में भी इशू कर सकते हो एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में भी इशू कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं है ऐसा कि पब्लिक इशू ही करना पड़ेगा। वोटिंग राइट स्टेज विद द डिपॉजिटरी बैंक, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके डिपॉजिटरी रिसीट भले ही जनता के पास जा रहे हैं फॉरेन में, बट वो फॉरेनर्स है ना, वो वोटिंग राइट नहीं रखते हैं। जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है उसी के पास वोटिंग राइट रहते हैं। तो यहां पे वो लोग डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर डज नॉट गेट द वोटिंग राइट। बहुत ईजी है। तो कंपनी से कितनी सी बात बोलता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ भी कर सकते हो, एंड लास्ट वन इज वोटिंग राइट स्टेज विद डिपॉजिटरी बैंक। चलिए कंपनीज एक्ट 9.11 टॉक्स अबाउट कंपनीज एक्ट क्या कहता है। अब मेन टॉपिक आ रहा है इस पूरे चैप्टर का। मेन टॉपिक क्या आ रहा है देखो, सिक्योरिटीज लॉ ओवर डिपॉजिटरी रिसीट। ये सबसे डिटेल में कि सिक्योरिटीज लॉ क्या कहता है डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में। तो यहां पे हमें एक पूरी स्कीम पढ़नी होगी, मजा आएगा। पेज नंबर 9.13 पे आपके साथ 9.13 आ जाओ यारो। सिक्योरिटीज लॉ ओवर डिपॉजिटरी रिसीट क्या कह रहा है, डिपॉजिटरी स्कीम, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। तो एक स्कीम है पूरी डिपॉजिटरी रिसीट की। इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा पहले कि एक रेगुलेशन था, पहले उसी में डिपॉजिटरी रिसीट गवर्न होता था, बट बाद में डिपॉजिटरी रिसीट की अपनी स्कीम आई है। तो डिपॉजिटरी रिसीट की अपनी स्कीम है जिससे गवर्न होता है। तो सिक्योरिटीज लॉ में जैसे रेगुलेशन होता है वैसे ही इसकी एक स्कीम है, समझना अच्छे से। अब क्या कहता है वो, सबसे पहली बात एक एक करके प्रोविजन पढ़ते हैं कि कौन शेयर्स, कौन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर सकता है, मतलब किनके डिपॉजिटरी रिसीट्स। प्रैक्टिकली तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, बट यहां पे किसी कंपनी के शेयर्स के बिहाफ पे करता है ना, तो कौन है जो शेयर्स दे सकता है जिसके बिहाफ पे आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर सकते हैं। समझना, इंडियन कंपनी, सुनना कान खोल के, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड और अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड और अनलिस्टेड कोई सी भी कंपनी होगी, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड और अनलिस्टेड कोई सी भी कंपनी होगी, दैट कंपनी कैन गिव शेयर्स टू डिपॉजिटरी रिसीट एंड कैन गिव शेयर्स टू ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स कुड बी इशूड। पहली बात। दूसरी चीज कौन, कोई भी इशूअर ऑफ परमिटेबल सिक्योरिटी, परमिसिबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इशूअर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी। वो छोड़ो, तीसरा कौन है, even holder of permissible security, even holder of permissible security can give his security to depository receipt, can transfer his securities to depository receipt and to depository to overseas depository and overseas depository can issue depository receipt। अरे ने पता है अनस्पॉन्सर्ड में क्या होता है, अनस्पॉन्सर्ड में कंपनी के पास थोड़ी ना जाते हैं, वो मार्केट में जिनके शेयर्स है उनसे लेते हैं। तो एनी होल्डर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी कैन आल्सो गिव शेयर्स फॉर इशूइंग डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये तीन कैटेगरी है जो कि शेयर्स दे सकती है फॉर इशू डिपॉजिटरी रिसीट। आसान। और कुछ है, इन्होंने शेयर्स दे दिए ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, रिलायंस के। चलो अब ये क्या कह रहा है, सुनो 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 कि ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है रिलायंस की, ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है रिलायंस की, ये किस प्राइस में देंगे। क्या लिखा है देखो, नॉट लेस देन द प्राइस एट विच शेयर्स आर अवेलेबल इन इंडिया। कि डिपॉजिटरी रिसीट ये उसको दिया था ना, रिलायंस का शेयर एक पेपर में डाल के दिया था डिपॉजिटरी रिसीट ऑफ रिलायंस बोल के, ये कितने में दे सकते हैं, आपको जितने में देना है दो, बट नॉट लेस देन द प्राइस एट विच रिलायंस के शेयर्स आर अवेलेबल इन इंडिया। तो रिलायंस का शेयर अगर इंडिया में 2100 में है और आप बाहर उसकी डिपॉजिट रिसीट 2000 में दे रहे हो, गलत है। तो इंडिया में अगर शेयर इज एट 2100 एंड यू आर गिविंग डिपॉजिट रिसीट एट 2000, दैट्स नॉट फेयर। तो आपको उससे ज्यादा में दे सकते हो, बट नॉट लेस देन द प्राइस एट विच शेयर्स आर अवेलेबल इन इंडिया। वेरी क्लियर। चल और क्या प्रोविजन पढ़ने लायक, ओ यस, डोमेस्टिक कस्टोडियन की क्या क्या ऑब्लिगेशन रहती है, ध्यान रखना एग्जामिनर्स के पीछे पड़ जाता है। डोमेस्टिक कस्टोडियन, तो हमने जब डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू की उनमें मेन लोग कौन कौन है, सुनो। डिपॉजिटरी रिसीट में मेन लोग कौन कौन है, तीन लोग हैं। कंपनी जो सिक्योरिटी देती है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो उसको डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट करके बेचता है, और एक हमारा कस्टोडियन। तो अब हमारे कस्टोडियन पे कि कस्टोडियन का क्या काम है, मैं आपको सच बता रहा हूं, कस्टोडियन पता है क्या है, सेबी ने एक जासूस छोड़ रखा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सेबी ने एक जासूस छोड़ रखा है कि जब भी कंपनी इंडिया के बाहर किसी फॉरेनर को शेयर इशू करेगी तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहनी चाहिए। तो हमारा जासूस है कौन है, डोमेस्टिक कस्टोडियन। और मैंडेटरी कर दिया सेबी ने कि आप फॉरेनर को शेयर देते हो तो उसकी कस्टडी कंपल्सरी डोमेस्टिक कस्टोडियन को दोगे। और जितने भी कस्टोडियन है सबके साथ सेबी ने एकदम बेहतरीन सा लॉ बना रखा है, ये सुनो जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास देते रहना। देखो देखो क्या होगा आगे, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ दिस डोमेस्टिक कस्टोडियन। ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन दिख रहा है ना, इसकी ऑब्लिगेशन क्या क्या। पहली ऑब्लिगेशन, एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द स्कीम। ये जो आपकी डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम है इसका पूरा कंप्लायंस करना है। ऑब्वियसली बात है, एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द स्कीम बोलो राधे राधे। मेंटेन रिकॉर्ड, सेकंड फंक्शन क्या, मेंटेन रिकॉर्ड, कि उसको अपने, उसके पास बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी होगी ना, तो उसको एक रिकॉर्ड रखना है कि आपकी कितनी सिक्योरिटी मेरे पास है। उसके बाद उसमें कभी कुछ मान लीजिए बोनस इशू हुआ है तो अब इतनी हो चुकी है, राइट इशू आपने सब्सक्राइब किया तो इतनी हो चुकी है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना है डोमेस्टिक कस्टोडियन को। ऑब्वियसली बात है, तो इंश्योर कंप्लायंस, मेंटेन रिकॉर्ड। नाउ अंडरस्टैंड थर्ड,
टू रिपोर्ट टू इंडियन डिपॉजिटरी। ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है इसको इंडियन डिपॉजिटरी को रिपोर्ट करते रहना है कि क्या चल रहा है। इंडियन डिपॉजिटरी दो ही है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, तो इन्हें रिपोर्ट करना है कि सुनो सुनो सुनो, ये जो अपने शेयर है ना ये इसने फॉरेनर को इश्यू कर रखे। सो डोमेस्टिक कस्टोडियन हैज टू रिपोर्ट टू इंडियन डिपॉजिटरी। ठीक है, नेक्स्ट, टू रिपोर्ट टू इंडियन डिपॉजिटरी के अलावा किस किस को रिपोर्ट करना है? सेबी को रिपोर्ट करना, मैंने कहा जासूस है, आरबीआई को रिपोर्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्ट करना है, और कोई और रेगुलेटर भी है तो उसको भी रिपोर्ट कर दो। तो डोमेस्टिक कस्टोडियन नथिंग बट आर जासूस। इसका काम क्या है भाई साहब? भाई काम क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा स्कीम अप्लाई करेंगे, यस। उसके बाद में क्या करेंगे? रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, यस। उसके बाद में क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे इंडियन डिपॉजिटरी को, यस। उसके बाद में क्या करेंगे? बाकी सबको भी रिपोर्ट करेंगे, जो मिलेगा सबको रिपोर्ट करेंगे, सबको जाके बता देंगे। किन सबको जाके बता दोगे? आप आरबीआई को बता दोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बता दोगे, आपको जो मिला सबको बता दोगे। एनी अदर रेगुलेटर तो उसको भी बता दोगे, सेबी को तो बता ही दोगे। So that is the duty of domestic custodian. एक और चीज लास्ट में, to report to SEBI terms and conditions of depository receipt issue. तो रिपोर्ट को यहाँ पे एक फाइल करना होता है, to file to SEBI, you have to file it to SEBI. तो एक फाइलिंग करनी होती है SEBI को with respect to terms and conditions of depository receipt. ठीक है, तो समझना एकदम आराम से क्या काम है, बहुत आसान से कि these are the 5 obligations. 5 obligations में क्या देखो, सबसे पहला तो क्या होगा? टू इंश्योर कंप्लायंस विद द स्कीम, करना ही पड़ेगा। मेंटेन रिकॉर्ड, अरे रिपोर्ट क्या करोगे अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तुम्हारे पास तो मेंटेन द रिकॉर्ड। देन टू रिपोर्ट टू इंडियन डिपॉजिटरी, टू रिपोर्ट टू सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अदर रेगुलेटर, सबको, आरबीआई सबको रिपोर्ट करोगे। एंड टू फाइल विद सेबी व्हाट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स इशूड, कि जब भी आपके पास कोई शेयर्स है जिनके बिहाफ पे डिपॉजिटरी रिसीट इशू हो रही है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सेबी के पास फाइल करना। बहुत आसान। इसमें एक और चीज आ गई कि यार हमारा जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, दिस गाय हैज रिपोर्टेड टू होम? इंडियन डिपॉजिटरीज। इंडियन डिपॉजिटरीज का क्या काम है? तो ड्यूटीज ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी देख लेते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी। इंडियन डिपॉजिटरी की ऑब्लिगेशन कहां से आती है, ध्यान से समझना। ऑब्लिगेशन क्या क्या है उनकी? फर्स्ट, टू कोऑर्डिनेट, कि उनका काम क्या है? उनको कोऑर्डिनेट करके रखना है सब कंपनीज के साथ में। सेकंड, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर व्हिच डिपॉजिटरी रिसीट हैज बीन इशूड, इनको डिसेमिनेट करनी इंफॉर्मेशन टू पब्लिक एट लार्ज, कि भाई रिलायंस के 25 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर जो है ना उसकी डिपॉजिट रिसीट इशू हो चुकी है। तो ये पहला काम कोऑर्डिनेट करना है इसको बाकी सब एजेंसीज के साथ। सेकंड काम डिसेमिनेट करना है इंफॉर्मेशन। और थर्ड और आखिरी काम, इंश्योर द लिमिट्स ऑफ डीआर अलाउड, डीआर की भी लिमिट होती है, राइट? तो उस लिमिट में ही ये कंपनी इशू कर रही है नहीं, ये भी ध्यान रखना। सो जो इंडियन डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनको सारे कस्टोडियन आके रिपोर्ट करते हैं और वो ध्यान रखती है कि कोई भी कंपनी ने लिमिट तो नहीं तोड़ी है। ये कोऑर्डिनेट करती है सबके साथ एंड कीप्स ऑन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। ब्यूटीफुल। सो दैट इज अबाउट अ बेसिक आइडिया कि सिक्योरिटीज लॉ क्या क्या प्रकार किस किस प्रकार से एप्लीकेबल हो रहा है, सिक्योरिटीज लॉ किस किस प्रकार से एप्लीकेबल हो रहा है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज लॉ ने क्या किया है? डिपॉजिटरी रिसीट के लिए सेबी ने एक स्कीम बना दी है, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। क्लियर है? और स्कीम में ये सारी चीजें दी है कि कस्टोडियन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है, कि भाई साहब आप किस प्राइस में इशू करोगे, आप प्राइस में इशू कर सकते हो बट नॉट मोर देन द प्राइस एट व्हिच द शेयर इज अवेलेबल इन इंडिया। तो इस प्रकार की कुछ रेगुलेशन है। कौन कौन शेयर्स दे सकता है? तो हमने पढ़ा इंडियन कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, राइट? एंड एनी होल्डर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी, एनी इश्यूर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी। यस, और भी कुछ है इससे ज्यादा? ऑब्लिगेशन तो देख लिया हमने, प्राइसिंग हमने देख लिया, अप्रूवल आगे देखेंगे, अदर प्रोविजन आगे देखेंगे, अदर प्रोविजन आगे देखते हैं। ठीक है, चलो यस, तो ये हो गया बेसिक का आइडिया। रुको 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 रुको। सो अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिटरी रिसीट इज डन। कंपनीज एक्ट भी ठीक है सर, वो रिक्वायरमेंट थी, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको अपॉइंट करना है, सीए सबको, बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी लॉ ओवर डिपॉजिट रिसीट भी ठीक है, इस प्राइस में इशू नहीं कर सकते, इनकी ऑब्लिगेशन है, और इंडियन डिपॉजिटरी की भी ऑब्लिगेशन ये भी देखा ना। होता है अदर प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिट रिसीट, 9.15 पे आते हैं अदर प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिट रिसीट। होता क्या यारों कि ऐसा अगर क्लास बाय क्लास डिवाइडेड है तो दिमाग में अच्छे से बैठता है। क्लियर है? यस पीपल। अदर प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट 9.15 अदर प्रोविजन ऑफ डिपॉजिट रिसीट, कि ये आपको पता होना चाहिए क्या? वन वे फंजिबिलिटी, टू वे फंजिबिलिटी, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स यारों, आपको जब नोट्स मिलेंगे, मैंने राइट हैंड साइड पे पूरा मॉड्यूल का कंटेंट तो नहीं रखा है, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू विद द रिटन नोट्स सो दैट will make things easier to get a fine overview. तो वन वे फंजिबिलिटी, टू वे फंजिबिलिटी तो आपके दिमाग में बैठा ही होना चाहिए। वन वे फंजिबिलिटी क्या होता है, टू वे फंजिबिलिटी क्या होता है, आराम से समझना, ये एग्जीक्यूटिव में भी था, अच्छे से समझो। वन वे फंजिबिलिटी का मतलब क्या? एनी इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट हिज डीआर इनटू अंडरलाइन शेयर्स। वन वे फंजिबिलिटी। आज जॉन को हमने रिलायंस के 10 डिपॉजिटरी रिसीट दे दिए,
John has purchased 10 depository receipts of Reliance. Okay, wonderful. So John has purchased 10 depository receipts of Reliance. Now tomorrow if John wants कि यार मुझे तो Reliance के शेयर मेरे नाम पे ही लेना है, डिपॉजिटरी रिसीट लेता हूं तो वोटिंग पावर नहीं मिलती यार, डिविडेंड वगैरह प्रैक्टिकली सब कुछ मिलता है लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये वोटिंग पावर नहीं मिलती है यार, वोटिंग पावर नहीं मिलती है, मुझे वोटिंग पावर चाहिए। तो यहां पे उसको याद आया, अरे यार अगर वोटिंग पावर चाहिए तो डिपॉजिटरी सीट नहीं, रिलायंस के शेयर्स खुद के नाम पे खरीदने पड़ेंगे, और खुद के नाम पे अगर खरीदे तो सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा। अब ये बोला अरे यार, बट फिर इसको लगा कि यार अब तो मैं इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा हूं, धीरे धीरे उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, आई एम ओके विथ कन्वर्टिंग माई डिपॉजिटरी सीट्स इनटू रिलायंस के शेयर्स, सो इट हैज टू बी अलाउड। Any depository receipt holder can convert his depository receipt into equity share subject to the condition that he'll have to be registered with SEBI। तो आज मान लीजिए जॉन के पास 10 depository receipt थे रिलायंस के, वो SEBI के पास रजिस्टर हो गया एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फिर तो वो शेयर होल्ड कर सकता है ना, देन ही हैज द राइट टू कन्वर्ट हिज डिपॉजिटरी रिसीट इनटू शेयर। वो चीख चीख के चिल्लाएगा कि हाँ मैं शेयर होल्डर हूं, हाँ मैंने शेयर्स बाय किए हैं रिलायंस के, आई वांट टू गेट द वोटिंग राइट्स, आई वांट टू गेट द वोटिंग राइट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। Clear यारों? So one way fungibility simply means any depository receipt holder can convert his depository receipts into equity shares। One way fungibility। अब सुनना ध्यान से, टू वे फंजिबिलिटी क्या होती है। पहले वन वे फंजिबिलिटी का इशू बताता हूं क्या आता है, क्यों टू वे फंजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। आज ओवरसीज डिपॉजिटरी है, उसने 1 लाख शेयर्स लिए थे और 1 लाख शेयर्स पे 1 लाख डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू किए, ठीक है। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या चाहता है मन में कि ये डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर क्या करें, आपस में डिपॉजिटरी रिसीट को बेचते रहे। जैसे इंडिया में लोग शेयर्स खरीदते बेचते नहीं है कि इसको लगता है, क्या नाम है हमारा व्यक्ति जॉन, कि हाँ यार अब तो होल्डिंग हो गई, 2100 में लिया था 2500 हो गया, मैं बेचना चाहता हूं, कोई और व्यक्ति खरीदना चाहता है तो ये डिपॉजिटरी रिसीट किसी और व्यक्ति को बेचते, फॉरेन में ही कोई और खरीद ले, ये लोग आपस में। आपको पता है डिपॉजिटरी रिसीट उनकी कंट्रीज में लिस्टेड भी होती है, राइट, तो वो आपस में ट्रेड करते रहे। सर इससे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को क्या फायदा होगा, ब्रोकरेज कमीशन। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या चाहता है, वो लोग वहीं पे ट्रेड करते रहे। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ये नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति डिपॉजिटरी रिसीट को कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर में, क्योंकि उसने मान लो 1 लाख डिपॉजिटरी रिसीट इशू किए थे, अब मान लो 10,000 डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर ने कन्वर्ट करा ली इक्विटी शेयर में, तो उसके तो 90,000 डिपॉजिटरी रिसीट्स ही रहेगा ना, तो वो कभी नहीं चाहता है। बट अगर वन वे फंजिबिलिटी तो है, तो उसके तहत कोई भी डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर कैन कन्वर्ट हिज डिपॉजिटरी रिसीट्स इनटू इक्विटी शेयर। नाउ व्हाट इज टू वे फंजिबिलिटी? टू वे फंजिबिलिटी इज कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने अपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लिया, नाउ ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कैन डू व्हाट, वो वापस इंडियन मार्केट से शेयर लेके उसको डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट करा सके। जरूरी नहीं उसी व्यक्ति का, कोई भी शेयर, क्योंकि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को लिमिट मिलती है कि 1 लाख शेयर्स के आप डिपॉजिटरी रिसीट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या कर सकती है, उसके 10,000 शेयर्स कन्वर्ट कराए तो वो इंडियन मार्केट से वापस 10,000 शेयर्स खरीद के उसको वापस डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट कराने की अगर ताकत रखती है, दैट इज नोन एज टू वे फंजिबिलिटी। समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं। वन वे फंजिबिलिटी व्हेन द डिपॉजिटरी रिसीट्स can be converted into equity shares, but these equity shares cannot again be converted into depository receipt। वापस कन्वर्ट नहीं होंगे, बस वन वे फंजिबिलिटी के डिपॉजिटरी रिसीट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। टू वे फंजिबिलिटी दैट डिपॉजिटरी रिसीट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर and again the equity shares can be converted into depository receipt subject to the total limit given to overseas depository। that is two way fungibility। देखो क्या लिखा है, any investor can convert his DR into underlying shares, so depository receipts can be converted into underlying shares of the Indian company। that is one way fungibility। two way fungibility, India follows two way fungibility, India two way fungibility follow कर रहा है। क्या लिखा है, any investor can convert his depository receipt into underlying shares, reissuance of depository receipt is permitted to the extent DR which was redeemed earlier। तो 10,000 शेयर्स मान लीजिए लोगों ने रिडीम करा दिए, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लिए, तो ओवरसीज डिपॉजिटरी वापस 10,000 शेयर्स खरीद के 10,000 शेयर्स के डीआर इशू कर सकता है। तो जितने रिडीम हुए उतने वापस अगर वो डीआर इशू कर सकता है तो उसे कहा जाता है टू वे फंजिबिलिटी। तो वन वे फंजिबिलिटी का मतलब है एक बार डिपॉजिटरी सीट इक्विटी शेयर बन गई तो वापस डिपॉजिटरी सीट नहीं बन सकती, वन वे फंजिबिलिटी। टू वे फंजिबिलिटी का मतलब है एक बार डिपॉजिटरी सीट अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर बन गई तो वापस डिपॉजिटरी रिसीट भी बन सकती है। टू वे फंजिबिलिटी, इंडिया फॉलोज टू वे फंजिबिलिटी। वंडरफुल। इसके अलावा छोटी मोटी और चीजें भी आती है, जैसे कि एडीआर जीडीआर जो मैंने बताया कि जो इंडिया के बाहर होते हैं सब जीडीआर है, लेकिन जो यूएस में है वो एडीआर है। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है डिफरेंस बिटवीन एडीआर जीडीआर, दो डिफरेंस दिए क्या, एडीआर्स आर यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एंड ट्रेडेड ओनली इन यूएस,
एडीआर मतलब एक ही डिफरेंस दिया, दोनों के 2 पॉइंट दिए। एडीआर क्या है, डॉलर में डिनोमिनेट होते हैं और सिर्फ यूएस में ट्रेड होते हैं। एंड जीडीआर आर ट्रेडेड इन वेरियस प्लेसेस सच एज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जीडीआर वर्ल्ड वाइड होते हैं, उन्हें जीडीआर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका में जो होते हैं उनको एडीआर कहते हैं। सिलेबस में इतना दिया नहीं है, बट एडीआर के लिए कुछ रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। चलिए, स्पॉन्सर, टू वे फंजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी है हमारी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, समय आ चुका है, ये भी हम बात कर चुके हैं सारी बातें। नॉन एप्लीकेबिलिटी, हाँ ये सब बातें हो चुकी है। कैसे इशू हो सकते हैं, देखो सिंपल है कि पब्लिक कंपनी, पब्लिक इशू, प्राइवेट इशू कैसा भी हो सकता है। डीआर लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों कर सकते हैं। डीआर स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सर्ड में कैपिटल रेसिंग, नॉन कैपिटल रेसिंग होते हैं। शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ, ये सब पता है। सिर्फ वोटिंग राइट, वोटिंग राइट भी मैंने आपको बता दिया किसके पास होता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने अपने डिपॉजिट रिसीट्स को कन्वर्ट करा लिया इक्विटी शेयर में, तो फिर उसको वोटिंग राइट मिल जाता है उन इक्विटी शेयर्स का। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। और एक छोटा सा पॉइंट है, दैट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स नेम विल बी एंटर्ड इन रजिस्टर मेंबर, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। हम तो हमारे फ्लो में चलते हैं। आपने क्या करना चाहिए, मेरे फ्लो में पूरा चैप्टर रिवाइज करो एक बार मेरे साथ, मेरे फ्लो में, मेरे तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज करो। एंड देयरआफ्टर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, आप जग जाहिर नोट से पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, फिर वहां से रीड कर लो, तो यू विल गेट दैट ईज, राइट। नोट्स कहीं से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब मॉड्यूल से बने, राइट। सो फोकस है वेरी केयरफुली यहां पे। तो हम लोगों ने फ्लो बना दिया अच्छा चैप्टर 9 का। ईसीबी पहले हो चुका है, डिपॉजिट रिसीट के अंदर है हम अंडरस्टैंडिंग पढ़ लिया, उसके बाद में कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिया, अदर प्रोविजन फॉर डिपॉजिट रिसीट पढ़ लिया, वन वे फंजिबिलिटी, टू वे फंजिबिलिटी। अब आ रहा है प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक प्रोसीजर। लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक ये नहीं है। डिपॉजिटरी रिसीट में मेरा फेवरेट टॉपिक आता है इंटरमीडियरीज इन्वॉल्वड इन डिपॉजिट रिसीट। हाय दैया क्या टॉपिक है, मजा आ जाएगा। इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व, पर उसके पहले आ रहा है ये देखो इंटरमीडियरीज, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले आपका प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, उसके बाद में आएगा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन, फिर इंटरमीडियरीज। तीनों टॉपिक पढ़ के आएंगे हम। प्रोसीजर टू इश्यू डिपॉजिटरी रिसीट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व एंड इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व। बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया। आ जाओ 9.19 पे, 9.19 पे प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिपॉजिट रिसीट। व्हाट इज द प्रोसीजर, बस ये यहां से आता है प्रोसीजर। बहुत आसान है, देखो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। At the board meeting, discuss all the details of deposit receipt issue, pass a board resolution, call EGM, authorize a committee of director to obtain the required approvals। ठीक है, सुनो अभी तक क्या हुआ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, पास स्पेशल रेजोल्यूशन एट EGM। यहां तक तो आपको ऑलरेडी पता है ना, बिकॉज कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि जब भी आपको डिपॉजिट रिसीट्स इश्यू करनी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है दैट आप पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कर लो कि डिपॉजिटरी रिसीट्स के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, और उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू कर दो। उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर आप डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू कर दो। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू कर दो आप। उसके बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, फिर ईजीएम बुलाओ। ईजीएम पे स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, और वहां पे कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ जो सारे अप्रूवल लेकर आएगी। भैया जी बहुत अप्रूवल चाहिए, आगे देखना आप। फिर एक कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ जो सारे अप्रूवल लेकर आएगी। ओके, देयरआफ्टर पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहां तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, आपको पहले से पता था। बोर्ड रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन का ही एक्सटेंशन है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो मिले सबका अप्रूवल लेना है। एग्जीक्यूटिव में कुछ इस प्रकार से पढ़ाता था मैं कि भाई जो मिले उसके पैर छू लो। ऐसा नहीं होता, हम फैमिली फंक्शन में जाते हैं एंड फैमिली फंक्शन में 50 लोग खड़े हैं, अब समझ नहीं आ रहा है कौन मेरा रिश्तेदार कौन तेरा रिश्तेदार। हम ऐसे नीचे झुकते हैं और सबके एक साथ में पैर छू लेते हैं, और आखिरी में जब कमर उठाते हैं तब देखते हैं अब हमारे सामने सुनहरा सा आकाश है, सब कंप्लीट हो चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? तो उसी प्रकार से यहां पर सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया। उसके बाद में अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीम्ड अप्रूवल एज एडीआर जीडीआर फॉल्स अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में आता है तो डीम्ड अप्रूवल, ये सब आपने पढ़ा होगा आपके इकोनॉमिक लॉस के अंदर, एग्जीक्यूटिव में। बहुत अच्छी बात है, बट सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं कि अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देना है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूल से तो मिल जाता है, डीम्ड अप्रूवल है, बट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखना है एक पॉइंट। नेक्स्ट, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल हो। नेक्स्ट, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ एनी, अगर आपने लोन ले रखा है तो अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अप्रूवल लेना है। तो सबसे पहले अगर आसान भाषा में बोलूं ना, तो बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल ले लो, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल ले लो, इन पांचों से अप्रूवल लेके चले जाओ। So this is the procedure for issuance of deposit receipt. बोर्ड मीटिंग, उसके अंदर बोर्ड मीटिंग हमने डिस्कशन कर लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, ईजीएम बुलाओ, ईजीएम के ऊपर डिस्कशन कर लो, एक कमिटी बना लो जो सारी अप्रूवल लेके ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, उसका स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूवल कौन लेकर आएगी, कमिटी ऑफ डायरेक्टर बनाओ और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर भेजो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डीम्ड अप्रूवल है, ये तो हमको पता है, बट हाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगाना है, तो डीम्ड अप्रूवल है तो लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल मिला हुआ है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेकर आओ, लगाओ। उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन ले रखा है तो उनका भी अप्रूवल लेकर आओ, लगाओ।
बहुत बढ़िया। तो ये हो गया प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस। फिर एक टॉपिक दिखा था प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में आएंगे इंटरमीडिएटरीज पर, नहीं उसके बाद में आएंगे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहता है ये, सुनना। मेजर आपके प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन में क्या आते हैं, देखो 3 डॉक्यूमेंट आते हैं। पहला, इंडियन कंपनी हैज टू एंटर इनटू एन डिपॉजिटरी एग्रीमेंट। तो इंडियन कंपनी और ओवरसीज डिपॉजिटरी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, जिसके तहत हम पूरे उसमें लिखते हैं कि आपको इतने शेयर्स दे रहे हैं, आप इतने डिपॉजिटरी सीट इशू कर सकते हो विद इन द लिमिट। तो इंडियन कंपनी और ओवरसीज डिपॉजिटरी के बीच में एक हो गया। फिर ओवरसीज डिपॉजिटरी अपॉइंट्स द कस्टोडियन, ओवरसीज डिपॉजिटरी अपॉइंट्स द कस्टोडियन। तो एक कस्टोडियन अग्रीमेंट होता है बिटवीन ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड इंडियन कस्टोडियन, दैट इज नोन एज कस्टोडियन अग्रीमेंट। ये जो पूरा हट गया ना, दैट इज कस्टोडियन agreement, right? So depository agreement is between Indian company and overseas depository. Custodian agreement is between overseas depository and Indian custodian, कि आपके पास कस्टडी रहेगी एंड ऑल द टर्म्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ड्यूटी से रहेगी। और उसके बाद में एक और अग्रीमेंट रहता है जो कि इंडियन कंपनी का लीड मैनेजर के साथ होता है। इंडियन कंपनी का लीड मैनेजर के साथ में भी एक अग्रीमेंट होता है with respect to this point that you will take the entire responsibility of this issue। तो एक लीड मैनेजर के साथ में अग्रीमेंट होता है that you will take the entire responsibility of this issue, कि हम ओवरसीज डिपॉजिटरी को शेयर्स दे रहे हैं and you take the responsibility कि वहां पे सारे शेयर्स प्रॉपर्ली सब्सक्राइब हो जाएं। So there you appoint a lead manager, kind of an underwriter, who will ensure that all the depository receipts are sold in foreign market. So there are 3 agreements. 1, आप इसको Z की तरह से पढ़ोगे तो याद रहेगा। लीड मैनेजर और कंपनी के बीच में आपका एक अग्रीमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट बोलो या जो भी आपको बोलना है बोलो, जिसके अंदर दिस पर्सन विल एंश्योर दैट ऑल द डिपॉजिटरी रिसीट्स आर सब्सक्राइब्ड। देन इंडियन कंपनी एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी के बीच में हो गया डिपॉजिटरी एग्रीमेंट, एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी और कस्टोडियन के बीच में हो गया कस्टोडियन एग्रीमेंट। आई थिंक दैट्स सुपर इजी, राइट? अब आता है फेवरेट टॉपिक मेरा, इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व। आ जाओ। नहीं, सांस लेने नहीं देंगे तुम्हें, अजीब पढ़ो। मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता। इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व बता दो। देखो आपको पता है ना, इंडियन कंपनी है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को शेयर्स देती है, डोमेस्टिक कस्टडी देती है, और ये डिपॉजिट रिसीट इशू करते हैं, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस में हाउ मेनी इंटरमीडिएटरीज आर इन्वॉल्व? इंडियन कंपनी तो कंपनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 2 इंटरमीडिएटरीज हो गए कि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ये तू और कस्टोडियन तू। तो पहले इन दोनों का नाम लिख दिया कि इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व में ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड डोमेस्टिक कस्टोडियन। फिर देखो लीड मैनेजर की बात की थी ऊपर, लीड मैनेजर हु इज अ मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर। फिर वो लीड मैनेजर अगर अकेला नहीं है, 2-3 अपॉइंट किए, तो उसके साथ में को लीड को मैनेजर एंड उसके साथ में अंडर राइटर्स। वैसे वही काम करता है बट स्पेसिफिकली अपनी टीम में अपॉइंट भी कर सकता है। तो 3 अदर इंटरमीडिएटरीज में हमारा मॉड्यूल लिखता है लीड मैनेजर, को मैनेजर एंड अंडर राइटर। यहां तक भी मैंने सहन कर लिया कि पूरी टीम में अलग अलग नाम दिया, ये भी मैंने सहन कर दिया। इसके बाद में लिस्टिंग एजेंट। ये लिस्टिंग एजेंट क्यों? उन डिपॉजिटरी रिसीट्स को फॉरेन कंपनी में लिस्ट, फॉरेन कंट्री में लिस्ट भी तो कराना पड़ता है उनके स्टॉक एक्सचेंज पे, तो एक लिस्टिंग एजेंट, ठीक है? लीगल एडवाइजर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो लॉयर को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। सब लोग लॉयर अपॉइंट करो, हर चीज के लिए लॉयर अपॉइंट करो। लीगल एडवाइजर एंड लास्ट इज ऑडिटर। ये भी मैंने मान लिया कि लिस्टिंग एजेंट की जरूरत हो सकती है, लीगल एडवाइजर की जरूरत हो सकती है, ऑडिटर तो चाहिए। लेकिन लास्ट पॉइंट मैं नहीं मान रहा, आप अपनी मॉड्यूल उठाइएगा, उसको ओपन करके देखिएगा। आखिरी पॉइंट लिखा है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आर योर इंटरमीडिएटरीज, दे विल डू व्हाट? एक्सप्लेनेशन भी दिया था एक समय पहले। प्रिंटर्स विल डू व्हाट? Printers will print your brochures and your offer documents so that it could be given and people would be enticed to buy your deposit receipt. वाह, ऐसे तो my Uber driver, he is also intermediary, he is taking me everywhere. Yes, of course. My gardener is also an intermediary, he is making me feel good about it. Yes, of course. My cleaner, my car washer is also an intermediary. Everyone is an intermediary. But उन्होंने यहाँ पे प्रिंटर लिखा है और हम लोग मॉड्यूल के सामने मजबूर हो जाते हैं। Are you understand? तो बिल्कुल इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्वड, ओवरसीज कस्टोडियन, डोमेस्टिक, ओवरसीज डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक कस्टोडियन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में ठीक है, हमने लीड मैनेजर की टीम ले ली, लीड मैनेजर हु इज मर्चेंट बैंकर, को लीड, को मैनेजर एंड अंडरराइटर। उसके बाद में लिस्टिंग एजेंट, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, यहां तक भी सेंड करेंगे। और लास्ट में लिख के आना एग्जाम में, अंडरलाइन मत कर देना इसको, बस प्रिंटर, ये भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। बहुत अच्छी चीज सिखाई हमें मॉड्यूल ने, बहुत शाबाशी मिलेगी। इधर आओ, अब हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं यारों? वेर आर वी? हम लोगों ने सबसे पहले डिपॉजिट रिसीट को स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट रिसीट हमें समझ में आया, स्ट्रक्चर, कंपनीज एक्ट क्या कहता है डिपॉजिट रिसीट के बारे में हमें समझ में आया, सिक्योरिटीज लॉ ने डिपॉजिट रिसीट की स्कीम लगा रखी 2014 की, वो हमको समझ में आया। फिर हम लोग अदर प्रोविजंस हमने पढ़े, 1 वे 2 वे फंजिबिलिटी, प्रोसीजर फॉर इशू पढ़ा कि भाई हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, फिर इनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डीम्ड अप्रूवल है, फिर स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल ले आओ, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल ले लो।
फिर पढ़ा हमने प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन, हाँ भाई ये एक सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट बिटवीन लीड मैनेजर एंड कंपनी, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन अग्रीमेंट बिटवीन ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड द कस्टोडियन। जनरली जनता गलती कर देती है, कस्टोडियन अग्रीमेंट बोल देती है कि कंपनी और इंडियन कस्टोडियन में, नहीं, ओवरसीज डिपॉजिटरी और इंडियन कस्टोडियन के बीच में अग्रीमेंट होता है, कस्टोडियन अग्रीमेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंटरमीडिएट में रिवीजन नहीं करा सकता, लास्ट टॉपिक ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट इज अदर थिंग्स फॉर इशूइंग डिपॉजिटरी रिसीट। अदर थिंग्स में मैंने क्या किया है, बहुत सारी चीजों की एक समरी दी है, बहुत सुंदर समरी बनाई है, देखो उसको 9.23 पे, मजा आ जाएगा आपको। ये देखो अदर थिंग कि डिपॉजिटरी रिसीट में और कौन सी दूसरी चीजें रेलेवेंट हो सकती है, देखो ध्यान से अदर थिंग्स में, जैसे कि प्री मार्केटिंग करके कंसेप्ट होता है। प्री मार्केटिंग में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंडिकेट मेंबर्स, हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो मार्केट में जाके पता करते हैं कि हमारे इंसा के क्या है, शेयर का क्या चल रहा है, इस डिपॉजिट रिसीट लेने वाले हो क्या। हम डिपॉजिटरी रिसीट का किसी भी कंट्री में इशू करते हैं, उसके पहले प्री मार्केटिंग करते हैं लोग, जिससे हमें आइडिया लगता है कि मार्केट में क्या है, हमारे शेयर्स की कितनी डिमांड है, हमारे डिपॉजिट रिसीट की कितनी डिमांड है। देखो सिंडिकेट में मेंबर्स इवैल्यूएट द मार्केट क्लोज टू द इशू, इशू के जस्ट पहले इवैल्यूएट करते हैं बाय मीटिंग द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स सो अदर स्ट्रेटजीज कुड बी इंप्लीमेंटेड बेटर। तो प्री मार्केटिंग इज व्हाट, मार्केटिंग के पहले का काम प्री मार्केटिंग। सो हमारे सिंडिकेट मेंबर्स जाते हैं और थोड़ा एक मार्केट में सर्वे करके आते हैं कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द जनता अबाउट आवर इशू, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ठीक है, प्री मार्केटिंग। उसके बाद में क्या बताऊं मैं आपको, उसके बाद में रिसर्च पेपर, कुछ भी नहीं है, प्रिपेयर्ड बाय रिसर्च एनालिस्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एंड इशू, मार्केटिंग टूल, मेनी इन्वेस्टर टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर कैसा होता है, आपने देखा होगा कि आपके जो ब्रोकर होते हैं कभी कभी आपको रिसर्च पेपर भेजते हैं, तो क्या होता है, हमारी कंपनी का इशू आता है, उसके पहले बहुत सारे एनालिस्ट हमारे ऊपर रिसर्च पेपर लिखते हैं जिसमें बताते हैं हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी कंपनी कितनी अच्छी है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसके बेस पर डिसीजन भी लेते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग टूल ओनली। फिर आती है दो चीजें जो आपको कंफ्यूज करती है, एक होता है रोड शोज, एक होता है ऑफरिंग सर्कुलर। ये आपको कंफ्यूज करेंगे, एक है, देखो ध्यान से, एक है ऑफरिंग सर्कुलर उस कोने में, एक है रोड शोज इस कोने में। ये आपको 100% कंफ्यूज करेंगे, दोनों सिमिलर लगते हैं। पहले दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं। ऑफरिंग सर्कुलर कुछ नहीं है, कंपनी अपना, जैसे कि ऑफर डॉक्यूमेंट बनाती है ना, वैसे पूरे डिटेल्स लिखती है कंपनी के बारे में कि यार एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर जो इसे पढ़े वो हमारी कंपनी का डिपॉजिट रिसीट पक्का खरीद ले, तो एक ऑफरिंग सर्कुलर बनाया जाता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट उसे पढ़े, तो ठीक है। तो जो जो इंटरेस्टेड लोग मांगते हैं या फिर कंपनी को लगता है ये लोग इंटरेस्टेड हैं, उन्हीं को भेजते हैं ना ऑफरिंग सर्कुलर, उनको ऑफरिंग सर्कुलर दिया जाता है, ठीक है, लाइक अ ब्रोशर, ओके। रोड शोज क्या है, अवेयरनेस के लिए। तो मतलब फॉरेन में जब हमारा डिपॉजिट रिसीट हो रहा है, तो फॉरेन में कंपनी को सब लोग जानते नहीं है ना, तो हम जगह जगह पे एक्चुअली रोड शोज कंडक्ट करते हैं। रोड शोज का मतलब है सेमिनार्स लेते हैं, रोड शोज का मतलब है सेमिनार्स लेते हैं जगह जगह पे, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रोड शो एंड ऑफरिंग सर्कुलर। ऑफरिंग सर्कुलर से कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन रोड शो तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, हमें पता भी नहीं कि कोई व्यक्ति वहां रोड शो में आएगा तो ले लेगा क्या, नहीं, लेकिन अवेयरनेस तो क्रिएट होगी। तो रोड शोज हम करते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, एंड फिर ऑफरिंग सर्कुलर देते हैं हर व्यक्ति को जो हमारे शेयर्स खरीदना चाहता है। समझना दोनों के अंदर कंटेंट क्या है। रोड शोज के अंदर ऐसा लिखा है, इट इज अ मीटिंग ऑफ 3 पीपल, कंपनी, एनालिस्ट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो कंपनी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तो आई हैं जिनके लिए प्रेजेंट कर रही है, और कुछ एनालिस्ट भी आके बैठते हैं कि हाँ ये कंपनी कैसा कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, सिंपल। तो कंपनी, एनालिस्ट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इनकी एक मीटिंग कह सकते हैं रोड शो को, ठीक है। इट कवर्स व्हाट ऑल, हिस्ट्री, कि हमारी कंपनी, एक समय की बात थी हमारा प्रमोटर जेब से 10 रुपए लेके निकला था, पता नहीं पिछले जमाने के सारे पिताजी ने 10 रुपए ही क्यों दिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आज तक नहीं सुना कि 1000 रुपए भी लेके निकला होगा। हर व्यक्ति घर से 10 रुपए लेके निकल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इधर आओ, छोड़ो उस बात को। तो हिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे आपकी कंपनी के, बिजनेस लाइंस, पोजीशन ऑफ द कंपनी, इंडिया इंटरनेशनल मार्केट पे क्या रैंकिंग पोजीशन पे है, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ये सारी चीजें आपको देनी है। इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे रखा है 3 का एक सेट, 2 का एक सेट, 2 का एक सेट और लास्ट का एक अलग पॉइंट। हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेट में आ गए। फिर 2 सेट आ जाते हैं बिजनेस लाइन, पोजीशन ऑफ द कंपनी। फिर 2 सेट आ जाते हैं पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स, और लास्ट में कहता है आपकी अभी करंट परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ये कंटेंट हो गया आपका रोड शो का। अब आते हैं कंटेंट ऑफ ऑफरिंग सर्कुलर पर। देखना है कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, आपको समझेगा। ऑफरिंग सर्कुलर, इट इज नथिंग कि कंपनी ऑफरिंग सर्कुलर दैट टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। जैसे मैंने बताया, व्हाट इज ऑफरिंग सर्कुलर, इट इज अ मिरर व्हिच गिव्स वाइटल इंफॉर्मेशन। इसमें सारी कंपनी के इश्यू के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, गिव्स ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इट कवर्स व्हाट ऑल, पहले तो ये 3 पॉइंट में क्या है कि होता क्या ऑफरिंग सर्कुलर, इट इज अ मिरर व्हिच गिव्स वाइटल इंफॉर्मेशन, गिव्स ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, एंड इट कवर्स, अब देखो ध्यान से, background of the company promoter, capital structure, financial data, background of the company and promoter, thereafter capital structure, financial data, next economic and regulatory policy of government of India, status of approval from government of India, कि जो इतने सारे अप्रूवल लेने थे डीआर इशू करने के लिए, उनमें से कितने अप्रूवल हम ले चुके हैं। नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जीडीआर,
मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कि वहां कितनी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन, ये सारे डिटेल्स होते हैं। लीगल मैटर, अदर जनरल इन्फॉर्मेशन। अब मेरी बात को समझना, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑफरिंग सर्कुलर, रोड शो। रोड शो अवेयरनेस क्रिएट करता है, हवा में बात करके जाएंगे। वो ये भी नहीं बता रहे कि डिपॉजिट रिसीट हम जो इशू कर रहे हैं उसके टर्म्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, वो जो डिपॉजिट रिसीट हम इशू कर रहे हैं उसके पीछे इक्विटी शेयर जो है ना, वो इक्विटी शेयर कितने का है, मार्केट प्राइस, इतने डिटेल्स में जा ही नहीं रहे। ये जनरल बात करके जा रहे हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बस जनरल बात कर रहा है रोड शो। वेयर ऑफरिंग सर्कुलर एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हमने कितने अप्रूवल ले चुके हैं, डिपॉजिट रिसीट आपको कितने मिलेगा, हमारा जो इसके पीछे अंडरलाइंग इक्विटी शेयर वो कितने का है, लीगल इशू कोई इसमें है क्या, ये सारे टू द पॉइंट चीजें करेगा। बट जनरली स्टूडेंट्स ऑफन कमिट अ मिस्टेक कि ऑफरिंग सर्कुलर पूछा गया है और वो रोड शो के पॉइंट लिख दिए, रोड शो पूछा गया है वो ऑफरिंग सर्कुलर के पॉइंट लिख दिए। इसी कारण से मैंने एग्जैक्टली कंपैरेटिव तरीके से इसको लिखवाया गया, so that you can comfortably remember these are the points of road shows and these are the points of offering circular. I hope you with me, right? उसके बाद में आता है कुछ और, क्या आता है, टाइमिंग, प्राइसिंग एंड साइज ऑफ द इशू टू बी डिसाइडेड, कि क्या होगा, तो ये डिसाइड करेगा केयरफुली, बस कुछ इसमें पढ़ने ऐसा नहीं है। बुक बिल्डिंग एंड प्राइसिंग ऑफ द इशू, कि प्राइसिंग ऑफ द इशू कुड बी डिसाइडेड बाय बुक बिल्डिंग मेथड, मिनिमम प्राइस टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। मिनिमम प्राइस क्यों, इक्विटी शेयर जो इंडिया में है उसकी प्राइस से कम में आप इशू नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखो, बाकी आपको जैसे बेचना बेचो। क्लोजिंग ऑफ द इशू एंड अलॉटमेंट, आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल द फॉर्मेलिटीज, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करने के बाद शेयर सर्टिफिकेट इशूड टू डिपॉजिटरी एंड सबमिटेड टू कस्टोडियन, तो शेयर सर्टिफिकेट इशूड इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड दे आर सबमिटेड टू कस्टोडियन। और इसी के साथ में यारों मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि आप बच्चों का डिपॉजिटरी रिसीट कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक लेस देन 1 आवर में, लेस देन 1 आवर में आपका डिपॉजिट रिसीट हो चुका है। तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आई गेस लेस देन 2 आवर्स में इस चैप्टर को आप इन डेप्थ रिवाइज कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर को 5 भाग में देखा कि इस चैप्टर में 5 चीजें, राइट। इकोनॉमिक कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बेहतरीन। उसके बाद में हमने पढ़ा डिपॉजिट रिसीट, सबसे ज्यादा कंटेंट डिपॉजिट रिसीट में, तो उसको हमने एंड टू एंड रैप अप कर लिया है। उसके बाद में आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक। तो बहुत शॉर्ट सा है कंटेंट, कोई लोड लेने का नहीं है, जस्ट बी पेशेंट एंड लेट्स रैप इट अप, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज गिवन ऑन पेज नंबर 9.25। चलते हैं हम लोग 9.25 पे, 9.25 9.25, yes, here we are, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बहुत सुंदरता से लिखने की कोशिश की मैंने, ट्राई एंड अंडरस्टैंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। देखो ये ऑब्वियसली आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द कांसेप्ट, बट मैं एक बार उस कांसेप्ट का भी आइडिया दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इशुअर इज एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी इज द इशुअर, वो एक बॉन्ड इशू कर रही है टू एन फॉरेन इन्वेस्टर। Indian company is issuing a bond to foreign investor. Indian company is issuing a bond to foreign investor. Indian company is issuing a bond to foreign investor. ठीक है, सुनना ध्यान से। ये बॉन्ड के कुछ फीचर देखते हैं। ये बॉन्ड ही तो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन कंपनी इज इशूइंग अ बॉन्ड टू फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है फॉरेन फंडिंग, तो हम यहाँ पे वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जहां पे इंडिया के बाहर से पैसा लिया जाता है। तो एक इंडियन कंपनी है जो कि फॉरेन में इशू कर रही है बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स कैसे हैं देखो, दे आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ये बॉन्ड फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं कि भाई $100 का बॉन्ड है तो बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। सेकंड, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। हम आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे फॉरेन करेंसी में पे करेंगे। आपने आज हमें पैसे दे दिया, हम आपका जो प्रिंसिपल रीपे करेंगे और आपका इंटरेस्ट देंगे फॉरेन करेंसी में देंगे। आज आप भी पैसा फॉरेन करेंसी में दे रहे हो ना, तो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज पेड इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी। ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी। सुनना मेरी बात को, कंसेप्ट का नाम क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो उसी बॉन्ड को तो पढ़ रहे हैं, इट इज अ बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेनर। ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो फॉरेन करेंसी आ रहा है तो इससे दो फीचर आते हैं, दैट द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेड इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, अब कन्वर्टेबल क्या कहता है, दैट दिस बॉन्ड इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी। तो जिस इंडियन कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर चाहे तो इस बॉन्ड को इशूइंग कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकता है। सो द बॉन्ड इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस ने आज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया है, तो पहली बात फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है ये फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड है इस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिलायंस फॉरेन करेंसी में देगा, foreign currency convertible bond, so that foreign investor will have a right to convert the bond into the equity share of Reliance at a given point of time. Clear है? And last point, it is an unsecured bond. तो ये चार चीजें हैं, तीन चीजें तो नाम ही खुद बता रहे हैं, आप समझ में आ रहा है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो मैं तो रुपये में डिनोमिनेट, अबे भग
फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो इट विल बी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी ना, इंटरेस्ट प्रिंसिपल विल बी पेड इन फॉरेन करेंसी ना, कन्वर्टेबल, सो द होल्डर ऑफ द बॉन्ड विल गेट एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, ऑप्शनल है। एंड लास्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि इट इज एन अनसिक्योर्ड बॉन्ड। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद में वो व्यक्ति जब बॉन्ड खरीदता है तो पैसा भी फॉरेन करेंसी में देता है, तो हमने बॉन्ड दिया, उसने पैसा भी फॉरेन करेंसी में दिया। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, wherein an issuing company issues the bond in foreign currency, the person pays in foreign currency, that person investor gets his interest as well as principal repayment in foreign currency, that person also gets an option to convert his bond into equity share of the issuing company. Very easy। अब इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं कि इंडियन कंपनी को क्या फायदा है इससे, कि क्या क्या ड्रॉबैक्स है इंडियन कंपनी के लिए और क्या क्या एडवांटेज है इंडियन कंपनी के लिए बाय इशूइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। कि अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया तो क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले नुकसान देखते हैं, ड्रॉबैक। कंपनी कैन नॉट प्लान इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान नहीं कर पाती है बिकॉज उसके हाथ में चॉइस है ना, उसकी इच्छा होगी तो वो इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी, तो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर हिल जाएगा ना पूरा, उन लोगों की इच्छा, बहुत सारे होते हैं लोग। सो इट इज जस्ट कि कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान नहीं कर पाती, ये एक डिमेरिट है। दूसरा, प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लो इज डिफिकल्ट, कि हम कैसे कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करें, बिकॉज यार अगर मान लो वो कन्वर्ट कराता है तो हमको उसको ऐसा रिडम्पशन करने की जरूरत नहीं है, उसका रीपेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर वो कन्वर्जन कराता है तो रीपेमेंट देने की जरूरत नहीं है, और कन्वर्जन नहीं कराता है तो पूरा प्रिंसिपल रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो हम हमारा कैश फ्लो प्लान नहीं कर पाते। तो दो प्रॉब्लम है, प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लो इज डिफिकल्ट, कि कैश फ्लो भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, और दूसरा कंपनी कैन नॉट प्लान इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ना तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान कर पाते हैं ना ही कैश फ्लो प्लान कर पाते हैं। ये दो डीमेरिट है, बट इसके फायदे बहुत है। देखो एडवांटेजेस क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट, ये बॉन्ड है ना तो कंपनी रिलायंस इस पे इंटरेस्ट देगी, बट कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट एसीटी मतलब क्या, एज कंपेयर टू एसीटी, सो लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू डेट। नॉर्मली अगर बाहर आप डेट लेते तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आता, कन्वर्टेबल है तो कम होता है, ठीक है। सेकंड, नो इक्विटी डाइल्यूशन इमीडिएटली एज कंपेयर टू इशू ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर्स इशू करते बाहर तो इमीडिएटली इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है आपकी। मान लो प्रमोटर है, उसका स्टेक 50% का है, इक्विटी बाहर इशू कर दी तो स्टेक कम हो जाएगा ना, 40-45% पे आ जाएगा। सो यहां पे नो इमीडिएटली डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी माइट बी डाइल्यूटेड ऑन अ फ्यूचर डेट बट नो इमीडिएट डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी। सही बात है, नो इमीडिएट डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी। ये एक और पॉइंट हो गया, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, ये मैंने लिखा है, इससे आपको याद रखना आसान जाएगा, जो मैंने ग्रीन में लिखा है। तो एज कंपेयर टू डेट इंटरेस्ट रेट कम है, एज कंपेयर टू इक्विटी आपका डाइल्यूशन इमीडिएटली नहीं होगा, नो क्रेडिट रेटिंग इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू डेट। अगर आज आप डेट इशू करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, बट इस केस में आपको क्रेडिट रेटिंग लेने की कोनो आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, रेस्ड क्विकली एज कंपेयर टू डेट, अगर आप नॉर्मली डेट इशू करते हो तो समय लगता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल इशू हो जाते हैं तो रेस्ड क्विकली। नेक्स्ट, लोअर विथहोल्डिंग टैक्स एज कंपेयर टू डेट, इसमें विथहोल्डिंग टैक्स भी कम लगता है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 5 एडवांटेजेस है फॉर द कंपनी फॉर इशूइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक इक्विटी के कंपैरिजन में, चारों डेट के कंपैरिजन में। इक्विटी और डेट के कंपैरिजन में सिर्फ याद रखने के लिए है, एग्जाम में लिख के मत आना एज कंपेयर टू दिस टू दैट। तो एज कंपेयर टू इक्विटी बेनिफिट क्या था, नो इमीडिएट डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी। एज कंपेयर टू डेट तो बहुत सारे बेनिफिट थे, लोअर इंटरेस्ट रेट लगता है, लो विथहोल्डिंग टैक्स लगता है, उसके बाद में हमें 2 पॉइंट और क्या थे, फटाफट रेज्ड आल्सो क्विकली, नो क्रेडिट रेटिंग इज रिक्वायर्ड। तो डेट के मुकाबले 4 बेनिफिट है, इक्विटी के मुकाबले 1 बेनिफिट है। तो पॉइंट इतना सा रहा है कि इंडियन कंपनी के लिए 4 एडवांटेजेस है और 2 ड्रॉबैक्स क्या है, इजी ड्रॉबैक्स हैं कि हम कैपिटल को स्ट्रक्चर मतलब प्लान नहीं कर पाते एंड हमारा फ्यूचर कैश प्रोजेक्शन भी सही से नहीं कर पाते। अब आता है कि सर ये तो ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्यों लेता है। एडवांटेज ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, हर एक को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, तो भाई साहब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसी चीज ले लेते हैं जिसमें दोनों के ऑप्शन खुले रहेंगे। आपको डेट की तरह रहना है तो आप डेट की तरह लेना, और जब आपको इक्विटी की तरफ कन्वर्ट करना, आहा बहुत ही बढ़िया। सो एडवांटेज ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, गेट्स अपसाइड पोटेंशियल ऑफ इक्विटी, अगर इक्विटी शेयर बहुत बढ़िया तो कन्वर्ट करा लेगा, एंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन ऑफ डेट, हाँ अगर बहुत गिर गया भाई डेट पे रहेगा। So gets upside potential of equity and downside protection of debt. Upside potential of equity, downside protection of debt. Fixed interest rate मिलता है, सबसे बड़ी बात। Gets price appreciation benefit as well. Price appreciation benefit तो मिलता ही है ना उसको, मतलब conversion का option है तो price appreciation का benefit भी मिल रहा है। Significant YTM बोले तो yield to maturity, तो बहुत अच्छा YTM बनता है इससे। Last, lower tax liability, से tax liability भी कम आती है उनकी। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस है। देखो सब इधर उधर की बातें, मेन एडवांटेज तो यही ना कि दिस पर्सन हैज द चॉइस कि भाई मुझे अगर मुझे लगा इक्विटी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है तो ही मैं कन्वर्ट करूंगा, नहीं तो मैं सेफ बैठा हूं और इंटरेस्ट रेट मुझे मिल ही रहा है, टैक्स भी मेरा कम लग रहा है,
ओवरऑल बेनिफिट है ना, कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावना तो है ही मेरे पास। दैट इज द ब्यूटी फॉर एडवांटेजेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। आई गेस ये डायग्राम अगर आपने बना लिया, मतलब ये अगर आप ऑफ कोर्स नोट्स आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, और डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो हा 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 हा, मतलब अगर यही चीजें मैं अगर आपको लाइव बैच में बना के लिखवाता हूं तो दिस लेक्चर टेक्स इनटू 2.5 टाइम्स एंड आई हैव डन इट, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट, राइट। यू विल सी ना, आपने मेरा आईसीडीआर का रिवीजन देखा होगा ना, आईसीडीआर का रिवीजन देखो कितना ज्यादा है, राइट। अगर उसी रिवीजन को मैं ऐसे कर देता हूं ना तो उसका टाइम बहुत बच जाता है। तो यहां पे मेरा इंटेंशन क्या, बच्चों का टाइम बचे, और आप इसको एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर फंस रहे हो, कोई बच्चे को ऐसा लगता है ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, राइट, तो जितना उसका एक दो चैप्टर जो बच गया इतना ही बचता है, उससे ज्यादा नहीं बचता है, उसका एक क्विक रिवीजन देख के भी एग्जाम में पहुंच सकता है। दैट विल हेल्प, राइट। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं अब क्या है। सुना ये हो गया, हमने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में इंडियन कंपनी के लिए ड्रॉबैक्स देखे, उसके एडवांटेजेस देखे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एडवांटेजेस देख लिए। अब आता हूं मैं इस पे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। सुनना, अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करना है तो उसके लिए रेगुलेशन क्या है। डिपॉजिटरी रिसीट के लिए क्या था, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। इसका क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। ये क्या कहता है, रूल क्या है, सबसे पहला मिनिमम टेन्योर ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, कम से कम टेन्योर होता है 5 इयर्स, उससे कम टेन्योर के लिए आप इशू नहीं कर सकते। सो मिनिमम टेन्योर ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज 5 इयर्स एज पर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर्स स्कीम 1993। इस स्कीम से गवर्न होते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए ये स्कीम है, ठीक है। मिनिमम टेन्योर 5 इयर्स। सेकंड, कन्वर्टेबिलिटी ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम इशू। आपने आज इशू कर दिए, उसके 5 साल के बाद वो कोई भी ऑप्शन लेता है, मतलब उसको रिडम्पशन कराना रिडम्पशन कराए, उसको कन्वर्ट कराना कन्वर्ट कराए, लेकिन 5 साल के बाद में ये ऑप्शन उसको दिया जाता है। मिनिमम टेन्योर इज 5 ईयर, मिनिमम टेन्योर इज आल्सो 5 ईयर, और 5 साल के बाद ही उसको ऑप्शन दिया जाएगा। लास्ट, मैक्सिमम एक्सपोजर कितना अलाउड है इंडियन कंपनी को। पब्लिक इशू कर रहे हो आप तो 4% ऑफ पब्लिक इशू आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के तौर पे भेज सकते हो। तो अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हैं तो मैक्सिमम 4% उसका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के तौर पे हो सकता है, और अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो ओनली 2% उसका हो सकता है। तो मैक्सिमम एक्सपोजर कितना इंडियन कंपनी ले सकती है, ये नहीं कि पूरा पूरा बाहर से ले रहे हो। सो मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट दे रखी है पब्लिक इशू का 4% मैक्सिमम आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के तौर पे इशू कर सकते हो, जो कि बाद में कन्वर्ट इक्विटी शेयर बनने वाले ना, तो उनके लिए रिजर्व रख सकते हो मैक्सिमम 4%। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है तो मैक्सिमम 2% की लिमिट है। upper cap maximum 2%, this is the limit of maximum exposure allowed for public issue 4% of issue size and for private placement 2% of the issue size। clear है। अब एक हिस्ट्री जस्ट फॉर नॉलेज समझना अच्छे से। अप टिल 2014 के पहले बोथ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड डिपॉजिट रिसीट्स वर गवर्न्ड बाय फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993 ना, इसी से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी गवर्न होते थे और डिपॉजिटरी रिसीट भी गवर्न होती थी 2014 के पहले। लेकिन 2014 के बाद डिपॉजिटरी रिसीट की अपनी स्कीम आ गई, जो हमने देखा डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। पोस्ट 2014 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर गवर्न्ड बाय फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993 एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स की अपनी स्कीम आ गई, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। तो आज की तारीख में क्या है, डिपॉजिटरी रिसीट्स की अपनी स्कीम है, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014 एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आज भी 1993 की स्कीम से गवर्न हो रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993। ब्यूटी। सो 9.25 ने हमें पढ़ाया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, थकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड फोड़ेंगे, राइट। तो वो है नेक्स्ट पेज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एक बार आपने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड पढ़ लिया, फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड पे आपको बिल्कुल समय नहीं लगना है, फोकस करना अच्छे से। तो मान लीजिए मेन पॉइंट क्या है, इंडियन कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है। फॉरेनर को फॉरेनर कैसे देगा, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं, वापस एक बार देख लो, फीचर्स देखो। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में पहला फीचर और दूसरा फीचर क्या था, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज पेबल इन फॉरेन करेंसी, सेम 2 पॉइंट्स आर हियर, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। अब वहां क्या लिखा था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में, कन्वर्टेबल इनटू ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। अब यहां क्या लिखा, केयरफुली देखो, एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। वहां पे क्या था, कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, यहां पे भी ऑप्शनली एक्सचेंजेबल होता है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी। तो रिलायंस ने अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हैं तो उस होल्डर को चॉइस मिलेगा एक टाइम के बाद, मिनिमम 5 ईयर से, जो कि अब आपको बॉन्ड रखना है या इसे कन्वर्ट करना है रिलायंस के इक्विटी शेयर्स में। और वहीं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में समझना, मान लो रिलायंस ने इशू किया फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, तो वहां पे 5 साल के बाद या जो भी टाइम पीरियड रखेंगे मिनिमम 5 ईयर्स, उसको चॉइस मिलेगा कि आपको
डेट ही रखना है, उसको रिडीम कराना है, या फिर उसको एक्सचेंज कराना है इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी। मैं बोल रहा हूं पिरामिड लिमिटेड, तो पिरामिड लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स ले लो, उस बॉन्ड से कन्वर्ट करा लो। पहले से डिस्क्लोज करता हूं मैं कि कौन सी कंपनी की इक्विटी शेयर्स देने वाला। तो अगर एक कंपनी खुद के इक्विटी शेयर्स देने वाली तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और वो कंपनी किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स देने वाली है तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, क्योंकि वो व्यक्ति होल्डर अब कन्वर्ट नहीं करा रहा है, वो एक्सचेंज करा रहा है अपने बॉन्ड्स को किसी और इक्विटी शेयर से। सेम होता है प्रैक्टिकली, वो डिसाइड करेगा कि उस पिरामिड लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस क्या है, ज्यादा है तो वो कन्वर्ट कराएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। होल्डर के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास बॉन्ड है, इसको मैं या तो रिलायंस के शेयर में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन है तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब इशुइंग कंपनी में चॉइस है, इशुइंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, किसी और कंपनी के मिल रहे हैं तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। चल, रिलायंस पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द ऑफर्ड कंपनी, ये सब ठीक है, ये सब अभी आपके काम का नहीं। हाँ, यहां पे आ जाओ, ये जो जिस कंपनी के आप शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, सुना, जिसके रिलायंस इश्यू कर रहा है, और रिलायंस जिस कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहा है पिरामिड के, समझना ध्यान से, ऑफर्ड कंपनी शुड बी लिस्टेड प्लस एलिजिबल टू रिसीव एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एज पर आरबीआई, ये ध्यान रखना है। तो रिलायंस अगर पिरामिड के शेयर्स दे रहा है तो पिरामिड शुड बी अ लिस्टेड कंपनी एज वेल एज पिरामिड शुड बी अलाउड टू रेज मनी थ्रू ईसीबी और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एज पर आरबीआई, तभी आप उसके शेयर्स दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। कुछ माइनर से पॉइंट है। फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल स्कीम आती है, कुछ नहीं, एक चीज ध्यान रखना है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इसमें आपने जो इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करके दे रहे हो वो किस प्राइस पे देना है, समझना। दो, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने के जितने भी वीकली हाई एंड लो आए उन सबका एवरेज हमने क्लास में डिस्कस किया, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो कैसे लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, राइट। एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 6 मंथ्स एंड सेम एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 2 वीक्स। तो लास्ट 6 मंथ्स का हाई एंड लो का एवरेज एंड लास्ट 2 वीक्स का हाई एंड लो का एवरेज, इससे 2 फिगर आ गए। इनमें से इन दोनों में से जो हायर फिगर है that will be the minimum price at which you can issue foreign currency exchangeable bond। आप इक्विटी शेयर्स उसमें इश्यू कर सकते हो अंडर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एग्जांपल, मान लो इसके अंदर फिगर आ गया 202 रुपीज, पिछले 6 मंथ्स का हाई और लो एवरी वीक का हमने एवरेज लिया, उससे आ गया 202 रुपीज। पिछले 2 वीक्स का हाई एंड लो का एवरेज आ गया, यहां पर आ गया 210 रुपीज। तो इन दोनों में से हायर क्या है, 210, तो 210 becomes the minimum price for equity shares under FCB। 210 से कम में आप नहीं दे सकते। So higher of these two becomes the minimum price to issue foreign currency exchangeable bond। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के शेयर्स टू इशू इक्विटी शेयर्स अंडर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ये लिमिट किसकी है, इक्विटी शेयर कितने में दे सकते हो अंडर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। देखो कन्वर्जन ठीक है, एक्सचेंजेबल में बात कर रहा हूं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में आप इक्विटी शेयर कितने में दे सकते हो, तो पिछले 6 मंथ्स के हाई एंड लो का वीकली एवरेज लेना है, ठीक है, पिछले 2 वीक्स का वीकली हाई एंड लो का एवरेज लेना है, एंड इन दोनों में से जो हायर फिगर है दिस बिकम्स द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, दिस बिकम्स द मिनिमम प्राइस एट विच यू कैन इशू द इक्विटी शेयर्स अंडर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। बस खत्म, फिनिश। इधर आओ, हम क्या पढ़ रहे थे, ये ओवरव्यू, ठीक है ना। तो हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग देख लिया, उसके बाद में हमने डिपॉजिट रिसीट, तो अभी इस वीडियो में जबरदस्त देख लिया। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो चुका है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड हो चुका है। एक टॉपिक बाकी और हम लोग अंत के करीब हैं। एक टॉपिक कह रहा हूं, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, फोकस 100% इंटरनेशनल एजेंसीज डेवलपमेंट बैंक। 9.29 यस, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक। कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसीज है देखते हैं। पहली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आईएफसी। अब देखो कहता है यू नेवर नो ना क्वेश्चन किस पे आ जाए, तो यू टू बी रेडी एंड यू टू रीड एवरीथिंग, राइट। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, तो ए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, तो एक 3 इंटरनेशनल एजेंसी पढ़नी है आपने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ तो बहुत पॉपुलर है, राइट। सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, तो क्या है, इट्स अ सिस्टर कंसर्न, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच आई कैन डू कि ये कंसेप्ट की तरह आपको समझा दो। इट्स नॉट अ कंसेप्ट, राइट, दिस इज समथिंग लाइक जनरल नॉलेज, नॉट करंट अफेयर्स, बट आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं, तो इनमें कुछ आपके ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। बट फिर मैं एक बार बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। तो इधर आ जाओ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, इट्स अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राइट। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। इट इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 2 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है, टू बी अचीव्ड बाय 2030 टू एंड द एक्सट्रीम पार्टी, कि ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी एक्सट्रीम पार्टी नहीं होनी चाहिए, तो एक्सट्रीम पार्टी को खत्म कर देना। नेक्स्ट, प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, के प्रोस्पेरिटी सब में शेयर हो।
मतलब कैसा होता है कि रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर ना, तो इसको प्रॉस्पेरिटी शेयर हो एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी पूरी की पूरी इरेडिकेट हो जाती है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एम है और ये भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट्स अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिनके ये ऑब्जेक्टिव है जिनको 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ आईएफसी क्या आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पर्पस क्या है, 4 पर्पस की। पहला, इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विस टू हेल्प बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, तो इन्वेस्ट करते हैं ये छोटे छोटे बिजनेसेस में और उनको एडवाइजरी सर्विस देते हैं ताकि वो ग्रो करें। तो इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू हेल्प बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट से डेट देते हैं अलग अलग तरीके से, क्या पैसे रिपे कर दो, नहीं तो आपकी इक्विटी शेयर दे देना, नहीं तो आपके प्रॉफिट का शेयर दे दो, तो अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दे गिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, एडवाइजरी सर्विस टू बिल्ड बिजनेस, ये पहले पॉइंट में भी लिखा था कि दे गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, वही वापस है, दे आल्सो गिव एडवाइजरी सर्विस। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन देते हैं, लोन देने के अलावा वो आपकी मदद भी करते हैं कि कैसे अब आपको बिजनेस ग्रो करना है, राइट। एंड प्रोवाइड मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी, वापस वही बात लिखी कि फाइनेंसिंग एडवाइजरी, पहले भी वही था कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देते हैं। तो घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की भी करते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं स्मॉल बिजनेसमैन को इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। और फिर एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं और साथ में फाइनेंसिंग के साथ में एडवाइजरी सर्विस देते हैं। तो वही बात घुमा फिरा के दी, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी, राइट, सिस्टर कंसर्न ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फिर आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इजी टू फास्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन वन ऑफ द पूरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड का जो वन ऑफ द पूरेस्ट रीजन है वो एशियन कंट्रीज का जो रीजन है उसको ग्रो करने के लिए, सो टू फास्टर द डेवलपमेंट इन वन ऑफ द पूरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स व्हाट, लोन, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स। ये लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट देता है। लोन, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये 3 चीजें देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और लास्ट है आपका फेवरेट आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई बिलीव क्लास में हर एक व्यक्ति ने आईएमएफ तो सुना ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, क्योंकि बहुत समय मतलब इंडिया को भी बहुत बार आईएमएफ से पैसा मिलता रहता है। तो आईएमएफ, राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग टू फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ठीक है। ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन के लिए ये है, 189 कंट्रीज की मेंबर है। इट्स टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, facilitate international trade and reduce poverty around the globe. So it is an organization of 189 countries, right, working to faster global monetary cooperation. तो क्या है, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, के सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट हो, एंड रिड्यूस पोवर्टी अराउंड द ग्लोब, कि सब जगह पोवर्टी कम हो। 189 कंट्रीज इसके मेंबर है। मिशन क्या है, कीपिंग ट्रैक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, कि ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक पे हो। इस सिनेरियो में तो टॉपिक पढ़ाना ही हंसी मजाक हो गया, राइट। कोविड के सिनेरियो में क्या बात करेंगे हम, लेंडिंग टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, के ये लोन देते हैं कंट्रीज को विद बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिफिकल्टी, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट हो रहा है, हमेशा डिफिसिट हो रहा है, फिस्कल डिफिसिट हो रहा है, तो डिफिसिट जिन कंट्रीज उनको ये लोन देते हैं। नेक्स्ट इज गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स, और हमारी कंट्रीज जो मेंबर मतलब कंट्रीज मेंबर होती हैं, तो कंट्रीज को प्रैक्टिकल हेल्प भी देता है, प्रैक्टिकल हेल्प देते हैं, लोन देते हैं, अलग अलग प्रकार से मदद करते हैं। आईएमएफ लेंडिंग क्या है, आईएमएफ लेंडिंग assist countries hit by crisis बहुत बढ़िया, by providing financial support to restore conditions for a stable economy and sustainable growth। अब मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ ना, जोक्स अपार्ट, राइट, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अभी हालत ऐसी हो चुकी है, why is this has become the joke, because यार बहुत रेयरली ऐसा कोई क्राइसिस होता है जो पूरे वर्ल्ड को हिट करता है। जनरली क्या होता है, क्राइसिस कंट्रीज में होते हैं, उस रीजन में होते हैं, एरिया में होते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो मजे कर रहे होते हैं। तो बहुत कम दुनिया में ऐसे क्राइसिस आए हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को साथ में हिट किया हो, एंड वन ऑफ दोस क्राइसिस इज व्हाट वी हैव सीन। पूरा पिछला साल जो हमने पूरा देखा है, राइट, ये जो हम अभी सफर कर रहे हैं, सब चीजें जो चल रही है ना, ये पूरा जो है ना, ये जो पूरा है ना, उसके इफेक्ट्स अभी भी हैं ऑफ कोर्स, राइट। तो ये जो पूरी चीज हम देख रहे हैं, इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस। तो जनरली आईएमएफ क्या करता है, जब कहीं क्राइसिस तो हमें मदद करता है। अब आईएमएफ क्या पूरी दुनिया को ही मदद करेगा, कि इतना तो इंपॉसिबल है आईएमएफ के लिए, फिर भी आईएमएफ अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है, राइट। आईएमएफ कब एकदम प्रोडक्टिव हो जाता है, जब एक आधा रेंज में जगह में प्रॉब्लम होती है तो बाकी कंट्रीज मिलकर उसकी मदद कर देते ना। अब यहाँ पे तो क्या है, हर एक भाई सब लोग ही बैठे हुए ना, तो मदद कौन किसकी करेगा। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो जहां पे इट हैज गॉटन वेरी डिफिकल्ट, बट जनरली आईएमएफ बहुत आराम से करता है। आईएमएफ लेंडिंग क्या करता है, असिस्ट कंट्रीज हिट बाय क्राइसिस, जिन कंट्रीज में क्राइसिस हिट हुआ है, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिस्टोर कंडीशंस फॉर अ स्टेबल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो उनको लैंड करता है पैसा लंबे टेन्योर के लिए कि आप वापस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ और वापस आप ग्रो करो। दैट इज आईएमएफ लैंडिंग। एंड विद दिस पीपल I can proudly say that we are done and beautifully done with chapter number 9, foreign funding.
राइट। चैप्टर 9 आई गेस एक बहुत ही मस्ती में चैप्टर है। चैप्टर में एक ही परेशानी, बाकी कुछ नहीं है। चैप्टर में परेशानी ये है कि भैया जी लंबा बहुत है, बस ये चैप्टर लंबा, और कुछ परेशानी। तो आई हैव मेड एन अटेम्प्ट दैट आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो। I hope you people have really enjoyed the session. What I would suggest you is कि you try and wrap up the deposit receipt और ये जो ECB also today itself. पेंडिंग रखो तो पेंडिंग रह जाएगा। तो जिस बालक ने नहीं देखा उसको लगता है वीक है, तो डिटेल में ECB को रैप अप करके खत्म कर दो। ओके, एंड आई रियली होप दैट you would sincerely love that topic as well. Okay, thank you so much for your nice patience, and I'll see you people soon for another session like this. Okay, thank you so much. Bye bye.